Hi everyone, welcome to Gyanam. I'm Hemlata and we are here to discuss special पटवारी mock test. I'm sure आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली होगी और आपने उस पर स्पेशल पटवारी का जो मॉक टेस्ट है वो भी अटेम्प्ट किया होगा. और अगर आप ये अटेम्प्ट कर चुके हैं तो दिस इज टाइम टू सी द सॉल्यूशन. लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले हम पंजाब जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर एवरी टीचर जो है वो सेक्शन वाइज सॉल्यूशन को डिस्कस करेगा. लेट्स गेट स्टार्टेड विद पंजाब जीके क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट which of the following places is said to be the home of महाराजा रणजीत सिंह समर पैलेस. महाराजा रंजीत सिंह का समर पैलेस कौन सा होता था? सो एज यू कैन सी रामबाग गार्डन अमृतसर. सो ये रामबाग गार्डन पैलेस है अमृतसर में, इसकी एंट्रेंस है और ये जो था वो महाराजा रंजीत सिंह का समर पैलेस हुआ करता था. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एरिया वाइज स्मॉलर देन पंजाब. इनमें से कौन सी कंट्री पंजाब से स्मॉलर है एरिया वाइज? सो द राइट आंसर इज स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड जो है वो पंजाब से एरिया वाइज स्मॉलर है. पंजाब का एरिया हमें पता है 50,362 किलोमीटर स्क्वायर है और जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड का एरिया जो है वो 41,285 किलोमीटर स्क्वायर है. यानी 41,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास स्विट्जरलैंड का एरिया और 50,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास जो है वो पंजाब का एरिया है. दैट मीन्स पंजाब का एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू स्विट्जरलैंड एरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास दैट वेयर इज शोभा सिंह आर्ट गैलरी सिचुएटेड. शोभा सिंह पंजाब के एक रिनाउंड पेंटर थे और इनकी आर्ट गैलरी कहाँ पर सिचुएटेड है? शोभा सिंह आर्ट गैलरी सिचुएटेड इन अंड्रेटा कांगड़ा. कांगड़ा अंड्रेटा में जो है वो शोभा सिंह आर्ट गैलरी सिचुएटेड है. तो ये कांगड़ा में पालमपुर में पड़ता है अंड्रेटा. और शोभा सिंह जो हैं वो ऐसे कुछ दिखते थे और ये बहुत अच्छे पेंटर थे, लेकिन ये सेटल अंड्रेटा में हुए थे जाकर. और ये जो है ये शोभा सिंह आर्ट गैलरी की बाहर से पिक्चर है, वो कुछ ऐसे दिखाई देती है. शोभा सिंह जो थे वो गुरदासपुर से थे. गुरदासपुर में हर गोविंदपुर है, वहाँ से वो बिलोंग करते थे, लेकिन लेटर ही गॉट सेटल्ड इन अंड्रेटा कांगड़ा में. ठीक है, तो याद रखना ये बहुत ही फेमस एक पेंटर थे पंजाब से. इनकी फेमस पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो जैसे हीर रांझा, सोनी महिवाल, ये इनकी कुछ फेमस पेंटिंग्स हैं. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट इज हु बिल्ट द शीश महल पैलेस ऑफ मिरर इन पटियाला. पैलेस ऑफ मिरर, शीश महल जो है पटियाला में, वो किसने बनाया था? जो कि ऐसा कुछ दिखता है, अगर क्लोज और जाओ तो ये थोड़ा और शाइनी दिखता है. तो ये बनाया था महाराजा नरेंद्र सिंह ने. राइट, द पैलेस ऑफ मिरर शीश महल वॉज बिल्ट बाय महाराजा नरेंद्र सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन इन अमृतसर, बठिंडा, जालंधर एंड लुधियाना. ये अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन, यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, फिर उससे धीरे धीरे कम पॉपुलेशन कहाँ पर है. सो अगर हम इसे देखें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वी नो विदाउट एनी डाउट लुधियाना में, पंजाब में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है. लुधियाना के बाद फिर यहाँ पे आएगा अमृतसर, फिर आएगा जालंधर और फिर आएगा बठिंडा. यानी 4-1-3-2, यानी 4 पे लुधियाना, देन 1 पे अमृतसर, 3rd पे जालंधर एंड 2nd पे बठिंडा. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर 2011 सेंसस द मोस्ट एंड बेस्ट एंड लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट. यू नो, अगर लुधियाना डिस्ट्रिक्ट जो है ये मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है और बरनाला जो है ये लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है पंजाब की. राइट, तो लीस्ट बरनाला और मोस्ट लुधियाना. लुधियाना की जो पॉपुलेशन है वो 34 लाख के आसपास है और बरनाला की जो पॉपुलेशन है वो 5.9 लाख यानी 6 लाख के आसपास है. ठीक है, आगे चलते हैं. इन कंपैरिजन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंपैरिजन टू 2001 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब एज पर 11 सेंसस हैज इंक्रीज. यानी क्वेश्चन पूछा है कि कितने से कितनी हो गई. 2001 सेंसस में कितनी थी, 2011 की सेंसस में कितनी हो गई. तो 2001 के सेंसस में पंजाब की पॉपुलेशन थी 2.44 करोड़, अब वो हो चुकी है 2.77 करोड़. राइट, तो 2.77 करोड़ 2011 में हो चुकी थी. अभी हम 2021 में हैं और अगला सेंसस जब आएगा तो विल सी कि 2011 से लेकर 21 तक कितने चेंजेस आए, वो अभी हमें मिलेंगे देखने को. ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा एक चीज आप नोट कर सकते हो दैट पंजाब की पॉपुलेशन 13.89% बढ़ी है 2001 से लेकर 2011 तक जो है वो इतनी परसेंट बढ़ी है, यानी डेकेडल ग्रोथ 10 साल में पंजाब की पॉपुलेशन इतनी बढ़ी थी 2001 से 11.
11 से 21 कितनी होगी ये हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरेंट्स ऑफ गुरु नानक देव जी बिलोंग टू, गुरु नानक देव जी के जो पेरेंट्स थे दे बिलोंग टू हिंदू खत्री फैमिली, राइट। खत्री हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, मेहता कल्याण दास जी एंड माता तृप्ता जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंपोज द फेमस रोमांटिक एपिक हीर रांझा। हीर रांझा कंपोज की है वारिस शाह ने, हीर रांझा कंपोज की है वारिस शाह ने। वारिस शाह ने ये हीर रांझा लिखी है। इट इज अ लव बैलेड, एक सैड लव स्टोरी है जिसमें हीर एक ब्यूटीफुल वुमेन जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और रांझा एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, इन दोनों की लव स्टोरी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which was the last governor of British province of Punjab before independence? आज़ादी से पहले अंग्रेजों के अधीन जो एरिया था पंजाब का, पंजाब प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस का गवर्नर हमने बताना है उस समय कौन था, यानी लास्ट गवर्नर ब्रिटिश प्रोविंस ऑफ पंजाब का कौन था, तो वो थे E.M. Jenkin, right? E.M. Jenkin was the last governor of Punjab province of India. That is it. That was Punjab GK. You'll continue watching other sections of the mock test. Thank you so much. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम इंस्टीट्यूट। सो कैसे हैं आप लोग सभी? दिस इज अनिल और मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पंजाब पटवारी का मॉक टेस्ट आपने एग्जाम दिया। अब देखते हैं इसके सॉल्यूशंस कि किस तरह से आपको एग्जाम, ये जो भी एग्जाम आपने दिया, इवैल्यूएट कैसे करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जीके के 20 एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इज अ बुक रिटन बाय, मतलब द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये जो बुक है ये किसने लिखी है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया और ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यहां पे जो आंसर है वो है विनायक दामोदर वीर सावरकर। ये जो है 1883 में इनका जन्म हुआ था, 1883 में, और 1966 में 26 ऑफ फेब 1966 में इनकी डेथ हो गई थी और ये फ्रीडम फाइटर थे। और ये जो बुक है हिंदुत्व, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सभी बुक्स आपके विनायक दामोदर सावरकर जी ने लिखी है। इन्हें काला पानी जेल भी हुई थी। द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, क्लैरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ, यानी मंगोल आपको पता ही है। अगर मैं आपको मैप में दिखाना चाहूं तो इंडिया के ऊपर चाइना, अगर चाइना मतलब मैप में, एंड देन मंगोल। तो मंगोल किंगडम के जो राजा थे चंगेज खान, उन्होंने भारत को करीब 1221 से लेके मंगोलन, जो मंगोल किंगडम के राजा हैं, उन्होंने 1330 तक अटैक किया। जिसकी अगर मैं बात करूं तो जो पार्टिकुलर चंगेज खान जो मंगोल किंग था, उसने कब किया, तो ये इल्तुतमिश के टाइम पे ये इन्वेडिंग देखने को मिली। शमशुद्दीन इल्तुतमिश यानी सलेव डायनेस्टी के दूसरे सुल्तान। जैसे दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली सल्तनत में 5 इंपॉर्टेंट किंगडम आती हैं, डायनेस्टीज आती हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं सबसे पहली गुलाम वंश, जिसे सलेव डायनेस्टी जानते हैं। सलेव डायनेस्टी में ही कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इससे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो चालगानी सिस्टम, जिसको कहते हैं ना चालगानी सिस्टम, जो है वो इल्तुतमिश ने ही स्टार्ट किया था। चालगानी, इसका मतलब होता है 40 हेड्स। इसने अपनी पूरी किंगडम को 40 इंपॉर्टेंट टुकड़ों में बांट लिया था, जिसपे एक एक हेड, जिसे चालगानी सिस्टम बोलते थे। क्लैरिटी। और इन्हीं की बेटी थी रजिया सुल्तान। क्लैरिटी। द फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन, मुस्लिम वुमेन रूलर। तो यहां पे आंसर हो गया इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट द भगवद गीता इनटू इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर चार्ल्स विल्किंस ने
जो है भगवत गीता को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, इन्होंने संस्कृत भी बहुत अच्छे से सीखी एंड देन इनको इंटरेस्टिंग लगी गीता और उसको फिर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज यानी एक और लैंग्वेज यानी इंग्लिश के अंदर भी इसे कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पे आंसर हो गया है द फर्स्ट यूरोपियन। उसके बाद भगवत गीता को इंग्लिश में पहली बार ट्रांसलेट करने वाले हैं चार्ल्स विल्किंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट्स रूल फॉर्मुलेटेड ऑन एनी स्टेट। यानी प्रेसिडेंट रूल अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरह की आपके इमरजेंसीज हैं, 352, 356 एंड देन 360। 352 मतलब नेशनल इमरजेंसी जो वॉर के टाइम पे लग सकती है या आर्म्ड रेबेलियन के टाइम पे। 356 स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी इसे ही बोलते हैं और इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। तो यहां पे आपसे प्रेसिडेंट रूल पूछा है तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356। इसका मतलब है कि स्टेट के अंदर अब प्रेसिडेंट यानी गवर्नर की हेल्प से प्रेसिडेंट रूल करेगा। क्लैरिटी, इसीलिए इसको प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है और इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबोलिशेस अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को बैन करने वाला कौन सा आर्टिकल है एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, लोअर कास्ट यानी वीकर सेक्शंस पे पहले क्या हुआ करता था पुराने टाइम में कि उनको छूने से लोग मानते थे कि अपवित्र हो गए हैं। तो अनटचेबिलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको बैन करने के लिए आर्टिकल 17 यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 फंडामेंटल राइट हैं। राइट ऑफ इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम जिसे क्लस्टर ऑफ फ्रीडम, बहुत सारी आजादियां हैं आप में, उसी में है आपका राइट ऑफ फ्रीडम में ही आर्टिकल 17 बैन ऑन अनटचेबिलिटी। 18 में आप देखोगे बैन ऑन टाइटल और अवार्ड्स। और अगर मैं बात करूं आर्टिकल जो आपका 19 है राइट ऑफ इक्वालिटी में आर्टिकल 17 आता है। राइट ऑफ इक्वालिटी में, सॉरी अभी एक बार देखेंगे, दोबारा से देख लीजिए। राइट ऑफ इक्वालिटी मतलब आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। इसे एक बार समझ लेते हैं यहीं पे। आर्टिकल 14 मींस राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। 15 ये कहता है कि 5 तरह के डिस्क्रिमिनेशन से बचना है, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, रिलीजन, रेस और जेंडर। 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी की बात होती है एंड द 17 बैन ऑन अनटचेबिलिटी एंड 18 बैन ऑन टाइटल्स। फिर आर्टिकल 19 से 22 आपके राइट ऑफ फ्रीडम, देन 23 और 24 आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और 25 से 28 आर्टिकल जो होंगे ये रिलीजियस फ्रीडम को देख के बनाए गए हैं। 29 और 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट फॉर माइनॉरिटीज और आर्टिकल 32 यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो यहां पे आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17। फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ इनटू स्पेस इज नोन एज, मतलब जैसे ही मान लो दिस इज द सरफेस, यहां पे अगर लाइट सनलाइट आती है तो टकरा के रिफ्लेक्शन दोबारा वापस जाना, इसे अल्बीडो इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्बीडो। अल्बीडो कहा जाता है इसे। और सबसे ज्यादा स्नो की यानी आइस बेल्ट की सबसे ज्यादा क्या मानी जाती है? अल्बीडो इफेक्ट माना जाता है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सबसे ज्यादा स्नो का। नेक्स्ट, स्प्रिंग टाइड। देखिए टाइड्स, द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इज नोन एज टाइड, टाइड कहते हैं उसे। और मून और सन की ग्रेविटेशनल पुल के कारण पानी ऊपर की तरफ राइज कर जाता है। तो यहां पे ये जो सबसे स्प्रिंग टाइड की कंडीशन आएगी, द मून एंड द सन एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। एक बार डायग्राम से चीजों को समझ लेते हैं। इसको मान लेते हैं दिस इज अर्थ, दिस इज मून एंड दिस इज सन। तो यहां पे जब मून भी और सन भी एक ही डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है तो उस टाइम मैक्सिमम राइज होगा वाटर का, इसीलिए इसे स्प्रिंग टाइड कहते हैं। अगर मैं महीने के हिसाब से बताऊं आपको, तो यानी महीने में अगर 7 डेज के क्वार्टर बनाएं तो 4 क्वार्टर बनेंगे। तो सेकंड और फोर्थ क्वार्टर के अंदर आपको स्प्रिंग टाइड देखने को मिलेगी, सेकंड एंड फोर्थ क्वार्टर ऑफ मंथ। नेक्स्ट, रिसीट्स विच लीड टू अ डिक्रीज इन एसेट्स। ऐसे रिसीट्स जो एसेट्स में डिक्रीज लेके आएगी और एन इंक्रीज इन लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉल अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग हेड ऑफ फिस्कल
पॉलिसी। तो ये कैपिटल रिसीट का एग्जांपल होता है, ऐसी रिसीट जिसका एसेट्स के अंदर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब डेप्रिशिएशन होती रहेगी उसकी, बट लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉल अंडर, लेकिन गवर्नमेंट की लायबिलिटीज गिरती हुई चलेगी, तो ये है कैपिटल रिसीट्स। नेक्स्ट, इन इंडिया जायद क्रॉप्स आर ग्रोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ, यानी इंडिया के अंदर जायद क्रॉप किस महीने उगाई जाती है, समझ लेते हैं। इंडिया के अंदर 3 तरह का क्रॉप पैटर्न है, एक आपका रबी, एक आपका खरीफ और एक आपका जायद। रबी यानी आपकी जो वीट है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ जो है आपकी, इसका अपोजिट कर दीजिए, लेकिन बीच के जो महीने बचे हैं जायद, जिसको हम बोलेंगे मार्च से जून, यानी अप्रैल मई जून, इन 3 महीनों में जायद क्रॉप्स, जिसके एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जैसे आपका वाटरमेलन हुआ, कुकुम्बर हुआ, ककड़ी हुई, ये सभी बोई जाती हैं इस जायद क्रॉप्स के अंदर। क्लैरिटी? चलिए, तो आंसर हो जाएगा आपका मार्च से जून। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक जो है आपका, नाबार्ड जो कि एक्ट जो है इसका वो है 1982 में स्टैब्लिश हुआ था। देखो 12 जुलाई 1982 में इसकी फॉर्मेशन हो गई थी। ये एग्रीकल्चरल जो यानी एक तरह के हमारे जो ट्रेडिशनल प्रोफेशंस हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया और हमारी इंडस्ट्री जैसे खादी इंडस्ट्री होगी, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गई, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो यहां पे जो नाबार्ड है, यहां से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, दिस इज द फुल फॉर्म। और श्री यानी बी श्री रमन कमेटी ने, बी श्री रमन कमेटी के द्वारा इसे बनाया गया, रमन कमेटी। और जो एक्ट था वो 1981 का था, श्री रमन कमेटी के द्वारा इसे बनाया गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये आपको क्रेडिट मतलब लोन सर्विस, एक तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस देना ईएमआई के आधार पे। तो यहां पे बोथ आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बोथ। क्लैरिटी? चलिए, इंडियन नेवी, और ये सेंट्रल एजेंसी है, नॉट स्टेट डेवलपमेंट में नहीं आएगा, ये आपकी सेंट्रल में आएगी, नाबार्ड। इंडियन नेवी कंडक्टेड बायलेटरल नवल एक्सरसाइज इंदिरा नेवी। इंदिरा नेवी जो है भारत और रशिया के बीच में होती है, भारत और रशिया के बीच में इंडियन नेवी। तो आंसर हो जाएगा आपका रशिया, यानी डी इज द राइट वन। 4 से 5 सितंबर को ये एक्सरसाइज हुई है, 4-5 सितंबर को ये एक्सरसाइज हुई है आपकी 2020। क्लैरिटी? चलिए, भारतीय नेवी और रशियन नेवी के साथ ये एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज मतलब यहां पे प्रैक्टिस होती है कि हाउ टू, मतलब किस तरह से डिफेंस को और मजबूत बनाया जा सकता है, भारत और रशिया दोनों साथ मिलके। Which state top the chart among all Indian states and union territories in the business reform action plan? ये जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर आएगा, यानी डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। तो यहां पे इस बिजनेस के अंदर, इस एक्शन प्लान में आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। आंध्र प्रदेश ने 2019 का BRAP यानी ब्रैप यानी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए चेंजेस लेके आते हैं, अच्छी पॉलिसीज लेके आते हैं, इसमें टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने। फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ऑन 7th September वाज सेलिब्रेटेड इन विच ईयर? 2020 में ही पहली बार इसे इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर एंड ब्लू स्काईज के लिए एक डे बनाया गया है 7 सितंबर को, जिसको जैसे बहुत सारे डेज हैं, आप वर्ल्ड ब्रेली डे ले लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे, ऐसे ही इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, उन्होंने ये पास कर दिया है, यानी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने इसे पास कर दिया है। और अब ये 2020 से पहली बार ये डे मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। इंडिया सेलिब्रेट्स every year the month of पोषण, यानी PM overarching month in the acronym
पोषण, तो पोषण के की फुल फॉर्म के अंदर जो होलिस्टिक नरिशमेंट की बात होती है, यानी पीएम ओवर आर्चिंग फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। तो यहां पे जो स्कीम है, ये एस जो है, एस स्टैंड्स फॉर स्कीम, यानी पोषण की अगर फुल फॉर्म अगर आपसे आ जाए तो आप बता देंगे पीएम ओवर आर्चिंग, मतलब बूस्ट करना है इसको, यानी बहुत जरूरी, ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। ठीक है जी। तो यहां पे पोषण जो है सितंबर मंथ पूरा जो है ये राष्ट्रीय पोषण माह भी के नाम से भी जाना जाता है, पीएम ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। नेक्स्ट, स्पेस एक्स जो कि कंपनी है जिसके फाउंडर हैं इलोन मस्क जो है इसके फाउंडर हैं। इन्होंने जो 60 स्टारलिंक सैटेलाइट, ये क्या है, ये बहुत सारे छोटे छोटे सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में भेजे जाएंगे जो कि हाई इंटरनेट स्पीड विद लो इनकम, मतलब कम रुपए में ज्यादा हाई स्पीड इंटरनेट देखने को मिलेगा, इनटू ऑर्बिट और अब्रॉड फाल्कन 9 रॉकेट सिस्टम। ये फाल्कन 9 रॉकेट सिस्टम ये स्पेस एक्स का ही है, जिसका काम है लॉन्चिंग करवाना, किनके, इन स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च कराने का। तो इसका जो मेन पर्पस है वो है टू प्रोवाइड लो कॉस्ट इंटरनेट सर्विसेज। आगे के आने वाले टाइम के अंदर ये कंपनी बहुत ही कम रुपए में ज्यादा इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। क्लैरिटी, ये जो फाल्कन 9 है ये 2 स्टेज लॉन्चिंग पैड है, 2 स्टेज, ऊपर जाएगा, लॉन्च करेगा, वापिस आएगा। क्लैरिटी, चलिए नेक्स्ट। और ये लगभग आपके 4 साल तक रहेंगे। ये जो ऑर्बिट के अंदर आप सैटेलाइट देखेंगे ये 3 या 4 साल तक ही रहेंगे। नेक्स्ट, इन द अब्सेंस ऑफ गांधी जी द क्विट इंडिया मूवमेंट हैड बीन लेड बाय, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे अरुणा असफ अली फ्रीडम फाइटर है। अरुणा असफ अली 1942 में इन्होंने ही क्विट इंडिया मूवमेंट को लेड किया आफ्टर गांधी जी। अगर मैं गांधी जी के बाद बात करूं तो अरुणा असफ अली की नाम आता है। गवालिया टैंक मिशन में इन्होंने इंडियन फ्लैग को होइस्ट किया था, फहराया था 1942 में। अरुणा असफ अली को भारत रत्न मिला हुआ है, भारत रत्न अवॉर्डी है ये, पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, भारत रत्न, पद्म विभूषण और लेनिन पीस अवार्ड। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस भारतीय को मिला है, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा लेनिन पीस अवार्ड, अरुणा असफ अली, जो कि एक फ्रीडम फाइटर 1942 में जो गायवाड़ टैंक पे इन्होंने क्या इंडियन फ्लैग को फहराया था। Which of the following conference was held to discuss the वेवल प्लान? देखिए वेवल प्लान जो है ये आपका 1945 का, और ये सिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है, सिमला कॉन्फ्रेंस। ठीक है जी। वेवल प्लान जो था, लॉर्ड वेवल उस टाइम वॉइसराय, और उसके बाद ये भारतीय लीडर के साथ, ताकि बाइफर्केशन यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बन जाए वो कैबिनेट प्लान के थ्रू, और एक देश के अगर मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को मिलाने की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे इनके बीच में टकराव जारी रहता है। तो सिमला कॉन्फ्रेंस जो है वेवल प्लान ये 1945। क्लैरिटी, क्योंकि शिमला वॉज समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिशर्स की जो है समर कैपिटल मानी जाती है। Which of the following amendment was passed during the emergency? इमरजेंसी के दौरान कौन सा जो है अमेंडमेंट सबसे ज्यादा पॉपुलर? तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका 42nd अमेंडमेंट 1976। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who regulates the markets in agricultural products in India? देखिए असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में इससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट। ये जैसे आपकी दालें हो गई, सीरियल्स हो गए, आपके पल्सेस, इन सभी के ऊपर भी ये जो है
मार्केट को रेगुलेट करती है? कौन सी बॉडी? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट। क्लैरिटी? चलिए, इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल हिस्ट्री। ज्योग्राफिकल हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पुरानी माउंटेन रेंज कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली सबसे पुरानी है इंडिया के अंदर, अगर वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। और भारत की बात करें तो सबसे पुरानी अरावली ही है। और सबसे यंग माउंटेन रेंज, सबसे यंग माउंटेन रेंज भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा हिमालयाज। क्योंकि हिमालयाज को बने हुए अगर मैं एक डेट की बात करूं तो मीजोजोइक एरा में इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंदर जो ड्रिफ्टिंग देखने को मिली, उसके बाद यहाँ पे आपसे हो सकता है कि 65 to 70 मिलियन ईयर्स एगो ये इंडियन प्लेट जो है, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और फिर हिमालय की फॉर्मेशन फोल्डिंग और फॉल्टिंग से, जियोसिंक्लाइन यानी टैथिस सी का सेडिमेंटेशन ऊपर आया है, क्रशिंग से, कंप्रेशन से। क्लैरिटी? तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर ये क्वेश्चन एक तरह का आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। चलिए, आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और पटवारी आप जरूर लगेंगे। बस मेहनत को बरकरार रखिए, पेपर की टाइम की चिंता मत कीजिए, बस तैयारी को जितना हो सके स्ट्रॉन्ग करते रहिए। चलिए, मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हाँ जी, पटवारी की तैयारी बहुत वधिया चल रही है। अच्छा जी, आज आप पटवारी का अगला मॉक टेस्ट डिस्कस करन जा रहे हैं और आप देखांगे कि आप घट टाइम ज्यादा तो ज्यादा क्वेश्चन किवें कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनाना की है, पेयर्स बनाने हैं। किवें बनावांगे? पोजीशन वैल्यूज लिख लो। हाँ जी, n दी पोजीशन वैल्यू 14, E5, C3, E5, S19, S19, A1, 18, 25। हर नंबर उठाओ, अगे भी काउंट पीछे भी। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 19, 20, 21, 22, 23, ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ना प्यार ही नहीं बन रहे। 18, 19, 20, ना 18, 19, ना 25, नंबर सारे छोटे। किन्ने पेयर? एक पेयर। आंसर इज बी। हाँ जी, क्लाउड इज कॉल्ड वाइट, इज कॉल्ड cloud is called white, white is called rain, rain is called green, green is called air, air is called blue, blue is called water। where will birds fly? birds कित्थे fly करते हैं? air, ते air नू की किया जाता है? blue, sorry, air is called, हाँ जी, birds कित्थे fly करते हैं? air विच fly करते हैं, पर कित्थे करते हैं? clouds करते हैं। तो क्लाउड नू की किया जाता है? वाइट। आंसर क्या होगा? वाइट। मैं मिस्टेक फटाफट की बोलता? एयर। तो इन्हां गल्लां दा आपां ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज देखो, अगला सीरीज का क्वेश्चन है जिस दे विच की किया गया कि थर्ड नंबर की है, विच इज द थर्ड नंबर, किथों टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ओह नंबर दसो जो कि एग्जैक्टली मिडल विच होवे ते उसके थर्ड लेफ्ट ते होवे। ओह नंबर केड़ा है? सब तो पहला जो काउंट करांगे तो किन्ने नंबर है अपने कोल? 27 नंबर है। हाफ का मतलब 13 इधर 13 इधर, 14 वाला है ना। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9 दा राइट इधर लेफ्ट इधर। हाँ जी, थर्ड लेफ्ट 1, 2, 3, 4। आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज एनालॉजी, एनर्जी डिसिपिएट। हाँ जी, आंसर मनी स्क्वेंडर। ठीक है जी। नेक्स्ट इज ऑड वन आउट, एक्सप्लेन, टीच, इंस्ट्रक्ट। ये सारे किसके ना रिलेटेड है? रिलेटेड टू एजुकेशन। ठीक, अलग की अपना
ट्रेन। आंसर की आऊगा डी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट इज यू गो नॉर्थ, तुसी नॉर्थ विल गए, देन राइट टर्न किता, फिर राइट किता, फिर लैफ्ट किता, एक लैफ्ट नाल राइट कट गया। ठीक है, बच्चा की राइट। हुण तुसी किस डायरेक्शन चो, इधर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, की कहोगे ईस्ट वाल। केड़ी ऑप्शन, सी। नेक्स्ट, हाँ जी, ऑरल इक्वेशन करो तो ज्यादा वधिया, ड्रॉ करके करो क्वेश्चन। ही तो स्टार्ट हो रहा है, आपा माए तो करना है। ठीक है, ही तो स्टार्ट हो रहा है तो किस नूं लेके बनावांगे, स्पीकर नूं। कौन है, एक वुमन ने कहा मेरे फादर इन लॉ, मतलब इसके हस्बैंड दे पापा, पापा दा ग्रैंडसन, केड़ा इकलौता, इसका बेटा हो गया। ग्रैंडसन दी वाइफ दे फादर इन लॉ, कौन होंगे ये, कौन है ही दा मतलब ओह मैन जिन्हों पॉइंट किया गया है। यह मैन की लगता है इसका, की कहोगे हस्बैंड। नेक्स्ट, हाँ जी, सिटिंग द क्वेश्चन। 8 फ्रेंड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डायगनली ऑपोजिट। B is between G and D। ठीक है, H third to the left of B, right left 1 2 3। ठीक है, एंड H जो है सेकेंड राइट ते है, किस ते, A ते, मतलब A किते थे, दूसरे सेकेंड राइट ते H है। ठीक, C is between A and G, इत्थे तां C आ नहीं सकता, G दे नाल B ते इत्थे आ गया D। E जो है, B and E are not sitting opposite, मतलब इत्थे E ने नहीं आना, इत्थे कौन आ जाऊगा, F। पहला क्वेश्चन, who is third to the left of D, right left 1 2 3 F, A option। Second, which of the following statement is not correct? पहला, A and D are sitting opposite, बिल्कुल ठीक। Second, C third to the right of D, right 1 2, ये भी सही है, आपा दा नॉट करेक्ट दसना है। E is between F and D, हाँ जी, E is between F and D, हाँ जी। देखा जाए तो जो E है ओहो सिर्फ F और D दे विच नहीं है। ठीक है, ओदे विच होर भी लोग है, कौन, H। मैं थोनों अगली ऑप्शन तो कंफर्म करवानी है। B is sitting opposite to F, B opposite है F ते, तो आंसर अपना बनया की C। क्यों, क्योंकि E जो सी वो विच नहीं सी। ठीक है, सिर्फ एक बंदा विच नहीं है, किन्ने विच है, किन्ने विच है, किस किस दे, हाँ 2 बंदे विच है, F और D दे। इस तरीके नाल भी क्या जा सकता है, F और D दे विच E और H भी है, इधरों इन्ने लोग भी है, सिर्फ एक बंदा विच नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट इज मोहन 13th फ्रॉम द लेफ्ट, मोहन 13th फ्रॉम द लेफ्ट, प्रबीर 12th फ्रॉम द राइट एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है जी, वो कह रहे हैं किन्ने लोग, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर टुवर्ड्स द राइट ऑफ मोहन, मोहन दे राइट ते किन्ने लोग है, किवें कड्डांगे, पहला टोटल कटिए, किवें कड्डोगे, लेफ्ट प्लस राइट -1, 12 प्लस 18 -1 29। पूछा कि मोहन दे राइट ते किन्ने है, किवें कड्डांगे, टोटल +1 माइनस लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, टोटल 29 +1 30 -13 17th फ्रॉम राइट। मोहन दे राइट ते किन्ने लोग है, 16, ऑप्शन नहीं है, की कहोगे, नन ऑफ दीस। अगला ब्लड रिलेशनशिप द क्वेश्चन है, की क्या गया, नो मैंबर है फैमिली दे,
क्यू पापा है, फादर है, किस दे? ई दे। वाई इज डॉटर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू। वाई डॉटर इन लॉ है किसदी? डब्ल्यू दी। ठीक है। टी हस्बैंड ऑफ वाई, मतलब इत्थे टी आ गया। ठीक। आर इज मैरिड टू ई, आर मैरिड है ई नाल। यू इज ओनली सन ऑफ आर, यू इन्हां दा इकलौता बेटा है। ठीक है। आई इज ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, आई ग्रैंड डॉटर है किसदी? क्यू दी। ठीक। क्यू दी ग्रैंड डॉटर, मतलब इत्थे कोई होर, इत्थे आए ग्रैंड डॉटर है। ठीक है। ओ इज सन इन लॉ ऑफ टी, देखो सन इन लॉ, इत्थे इसकी बेटी आएगी, इत्थे की आएगा? ओ। ओ की है? सन इन लॉ है। ठीक है जी। हाँ जी। हुण इत्थे की आ जाऊगा? आए। और एक चीज होर पता लगी, क्यू ई आर, यह मेल है तो यह फीमेल होया। ठीक है जी। आर सिस्टर इन लॉ है तो आह होया मेल, ते इन्हां दा इकलौता बेटा यू। 9 मैंबर्स क्या से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिमाग लगा के ड्रॉ आपां नूं आप ही करना पऊगा। ये मैं पहला बाहर बनाए, ठीक है, फिर आपां चार्ट्स पुट किते। हाउ इज टी रिलेटेड टू यू? टी की लगता है? टी किथे आसी? यू दा अंकल। ऑप्शंस, हाँ केड़े अंकल? पैटर्नल अंकल। ठीक है जी। हाँ जी। अगला क्वेश्चन किस दे नाल रिलेटेड है? कैलेंडर दे नाल। की क्या गया? 7th डे ऑफ द मंथ इज 3 डे अर्लीयर देन फ्राइडे। फ्राइडे तो 3 दिन अर्लीयर की आऊगा? थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे। ठीक है। इस दिन 7th है, 19th नू की होगा? 14 नू भी की होगा? ट्यूसडे। 15 नू वेनसडे, 16 नू थर्सडे, 17 नू फ्राइडे, 18 नू सैटरडे, 19 नू संडे। ठीक। नो पेपर इज पेन, नो पेन इज पेंसिल। ऑल इरेजर आर, जिस दे नाल ऑल ओ अंदर। सम पेपर आर इरेजर, पेपर दा कुछ पार्ट इरेजर है, बिल्कुल ठीक। नो पेन इज, नो पेंसिल इज इरेजर, दूर है, नहीं पता है ना। पेंसिल ते इरेजर दूर दूर है। नो पेन इज इरेजर, कोई भी पेन इरेजर नहीं है, बिल्कुल सही। पूरा तो पूरा पेपर पेन नहीं है, पेन पेपर नहीं है। इरेजर जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है, इरेजर भी की नहीं है, पेन नहीं है, तो पूरा पेन भी की नहीं है, इरेजर भी नहीं है। ऑल पेपर आर इरेजर ना, गलत। हाँ जी। ऑल और नो दा नहीं जी। हाँ जी। फर्स्ट और 3 फॉलो, ऑप्शंस नहीं है। की करिए? नन ऑफ दिस। ठीक। नेक्स्ट इज number of letters skipped in between adjacent letter in the series are consecutive even number। की कह रहे हैं? वो कह रहे जिवें कि फर्स्ट ऑप्शन उठाइए जी आप, ADPY। ए दे विच ते डी दे विच 2 लैटर मिस होए, केड़े? BC। डी ते आई EFGH 4 मिस होए। JKLMNO 6 लैटर। अगे P ते Y दे विच P QRST UVWX 8। तो यही आंसर है। वो कह रहे कि जो मिसिंग लेटर है
ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। देखो मैं वर्ड लिख दिया है फिर कोड लिख दिया, पर इतने देख के पता लग रहा है +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1। मैं टाइम वेस्ट ही नहीं करूंगी, मैं की करूंगी फॉरवर्ड्स +1 G P R S W X A B। हाँ जी, X आंसर इज डी। जिनी प्रैक्टिस करो उन्नी घट है। हाँ जी, मॉक टेस्ट अपना खत्म होया और इसी तरीके नाल तैयारी करते रहो। थैंक यू जी। ਹੈਲੋ ਗਾਈਸ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੌਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਵੈਨ ਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਟਰਨਡ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਲੋਸ ਇਟਸ ਕੰਟੈਂਟ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਵੋਲੇਟਾਈਲ, ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ, ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਫਲੈਸ਼। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਲੈਸ਼ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ, ਨੋਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ। ਤਾਂ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਨੀਡਿਡ ਟੂ ਐਕਸੈਸ account to pay the bill to transfer money from one account to another account। क्योंकि अज की डेली लाइफ तुसीं इहदा बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। तो इन्हां किस चीज़ का ऑप्शन का यूज़ कर रहे हो, ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी का, गुड रिलेशन विद कस्टमर, या बोथ ए एंड बी, या फिर तुसीं डी ऑप्शन का। तो इस फंड ट्रांसफर करने लिए तुसीं ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस का की कर रहे हो जी, यूज़ कर रहे हो। इस करके तुहानूं होपफुली गल क्लीयर होई होनी है। ये तो तुसीं देखदे ही आंसर कर भी दिता होना। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखते तुहाडे कोल की हैगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द स्ट्रोंग लोकेशन both the ALU and the control section of a computer। तो accumulator, register, adder या फिर decoder। ये तो decoder तो तुहाडे कोल कुछ और चीज़ होंदी है, accumulator भी तुहाडे कोल आंसर नहीं बनेगा। आंसर तुहाडे कोल बनेगा रजिस्टर। रजिस्टर की हुंदा, साडे कोल एक स्टोरेज यूनिट हुंदा। एक ही हुंदा, साडे कोल एक स्टोरेज यूनिट हुंदा जिहड़ा कि वैल्यू नूं स्टोर करने दा काम करदा हैगा। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन तुहाडे कोल की हैगा, अकैमुलेटर इज, अकैमुलेटर अपने आप की है, एक हार्डवेयर यूनिट है नहीं जी, एक सीक्वेंशियल सर्किट है नहीं जी, फाइनाइट स्टेट मशीन है नहीं जी। अकैमुलेटर रजिस्टर होंदा, एक अकैमुलेटर रजिस्टर अपने आप ही एक रजिस्टर होंदा। तो इस करके आंसर की बनूगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 की हैगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ अ ड्राइवर। की जो मेन फंक्शन हैगा ड्राइवर का, की हैगा। तो ड्राइवर तुहानूं पता जेकर तुहाडे सिस्टम च ऑडियो वीडियो ड्राइवर नहीं होणगे, तुसीं ऑडियो वीडियो एक्सैस नहीं कर सकते। तो इस गल का मतलब की होया, यूजफुल टू ओपन विंडो नहीं, विंडो वाल तो गल ही नहीं हैगी है। अनेबल टू स्पैसिफिक ड्राइव टू अ वर्क, बिल्कुल जी, किसी भी स्पैसिफिक डिवाइस, किसी भी स्पैसिफिक डिवाइस के वर्क नूं काम करने लिए आपां यूज़ करते हैं। तो आंसर की बनूगा जी, बी ऑप्शन। तो आंसर की बनूगा जी, बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन तुहाडा जिहड़ा हैगा आंसर बनेगा। होपफुली तुहानूं गल जिहड़ी है क्लीयर है। ठीक है, चलिए अगे अगला क्वेश्चन देखते हैं आपां। तो नैक्सट क्वेश्चन तुहाडे कोल की हैगा, अ प्रोक्सी सर्वर इज यूज्ड एज द कंप्यूटर। तो प्रोक्सी का आप यूज़ कादे लिए करते हैं, विद एक्सटर्नल एक्सैस। बिल्कुल जी, प्रोक्सी सर्वर का आप यूज़ करते हैं विद एक्सटर्नल एक्सैस नूं रोकण लई। जिहड़े भी आउटसाइडर बंदे हुंदे साडे सिस्टम च एक्सैस करते हैं बिना साडी परमिशन तो, उन्होंने रोकण लई आपां किहदा यूज़ करते हैं, प्रोक्सी सर्वर का आप यूज़ करते हैं। तो आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। तुहानूं पूरा क्वेश्चन देखना ही नहीं पिया। ठीक है, होपफुली तुहानूं गल क्लीयर है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन देखो, डैश प्रिवेंट एक्सटर्नल एक्सैस टू अ सिस्टम। ठीक है, तो तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा वो किहड़ी चीज़ हैगी जिहड़ी तुहाडे सिस्टम नूं एक्सटर्नल एक्सैस ते बचाया जाता है। गेटवे हुंदा डेटा ट्रांसफर लई, गलत। राउटर नेटवर्किंग डिवाइस हैगा, गलत। स्विचर भी तुहाडे कोल नेटवर्किंग डिवाइस स्विच हुंदा वैसे, पर फायरवॉल जिहड़ा हुंदा वो तुहाडे कोल की है, एक एंटीवायरस की तरह बिहेव करदा ते साडे सिस्टम नूं अनवांटेड एक्सैस नूं रोकदा ते साडे सिस्टम च अनवांटेड पर्सन जिहड़े अटैक नहीं कर पांदे ने। ठीक है,
ਚਲਿਏ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲਿਡ ਈਮੇਲ। ਵੈਲਿਡ ਈਮੇਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ @ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ author.shakshi@gmail.com। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫੋਰਵਰਡ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ @ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਬਣੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਈਮੇਲ ਪੂਰਾ ਪੜਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈਮੇਲ @ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਨੈਟਵਰਕ ਟਪੋਲੋਜੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਟਪੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਟਪੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਟਪੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਟਪੋਲੋਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਨੀਅਰ ਟਪੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਸ਼ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਾਇਰਸ ਦੈਟ ਸਟੇਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਇਨ ਦਾ ਰੈਮ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਇਰਸ, ਫਾਈਲ ਇਨਫੈਕਟਰ, ਬੂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਮੈਕਰੋ ਵਾਇਰਸ। ਜਦ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਇਰਸ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਇਰਸ ਦੈਟ ਓਵਰਰਾਈਟ ਦਾ ਫਾਈਲ ਔਰ ਅ ਫਿਊ ਪਾਰਟ ਬੀਇੰਗ ਰਿਪਲੇਸ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਈਲ ਇਨਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਕਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬੂਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਬੂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਔਨ ਆਫ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤ। ਮੈਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਇਨਫੈਕਟਰ ਹੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਨ 1983 ਦ ਪਰਸਨ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਆਫਰ ਟੂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਟਰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਇਜ਼ McAfee, ਸਮਿਥ, ਕੋਹੇਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਰਟਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਕੋਹੇਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਕੋਹੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਵਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਅਟੈਕ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਔਨ ਟਰਸਟਿੰਗ nature of employee and some art of deception, social engineering, fraud, phishing ਜਾਂ ਫਿਰ dumpster diving। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਫਰੋਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ MIMO ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਐਨਕੋਡਿੰਗ ਡੇਟਾ ਸਿਗਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, STTP, SMM ਜਾਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਅਪਲਿੰਕਿੰਗ MIMO ਜਾਂ ਫਿਰ MUMO। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ MIMO ਕੀ ਹੁੰਦਾ। MIMO ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨਪੁਟ ਮਲਟੀਪਲ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕੋਡ ਤੇ ਐਨਕੋਡ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, STTD ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ SM ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ SM ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੈਟਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਪੈਟਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਐਕਸੈਸ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਚਲਿਏ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ indicates the correct set of a static GPS surveying technology classification। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, GPS ਸਰਵੇਇੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਐਂਡ ਨੋਰਮਲ ਬੇਸ ਲਾਈਨ, ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟ ਬੇਸ ਲਾਈਨ। ਤਾਂ इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आएगा जी, ठीक है। Hello everybody, my name is Swarnika and I welcome you to the mock test solution of Punjab Patwari mock test.
अच्छा, आई होप कि आप लोगों का ये जो करंट मॉक टेस्ट है ये काफी अच्छा हुआ होगा. इंग्लिश का पोर्शन वाज एक्सट्रीमली इजी. नाउ विल डिस्कस कि इसकी कहीं पे बाय चांस अगर आपकी गलती हो गई तो उसके सॉल्यूशंस क्या माने जाएंगे. चलिए जी, फर्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस थे वो क्या थे, एरर डिटेक्शन के थे, राइट. कि क्या था इसमें, सम पार्ट ऑफ सेंटेंस हैव एरर्स एंड सम आर करेक्ट. यू हैव टू फाइंड आउट विच पार्ट इज इनकरेक्ट, मतलब कौन से में एरर था. अगर ठीक है सेंटेंस तो नो एरर मार्क कर दो. अब देखो क्या था, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक. के सैर करने के लिए, वॉक करके जाने के लिए जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो बहुत लंबा है. अब ना जो 10 किलोमीटर्स है, देखो यहाँ पर हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, एक कलेक्टिव यूनिट. ठीक है, कि ये 10 किलोमीटर है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस काफी ज्यादा माना जाएगा इसमें. तो यहाँ पर इज बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है यहाँ पर. आंसर हम क्या मार्क करेंगे यहाँ, नो एरर. ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द पेशेंट वॉज अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड. अब पेशेंट वॉज अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड का मतलब क्या हुआ कि पेशेंट अपने फ्रेंड के साथ आया था, उसका फ्रेंड उसको लेकर आया था. अब देखो जी, अकम्पनी वर्ड एक ऐसा है कि अकम्पनीड के साथ में बाय भी लग जाता है तो विद भी लग जाता है. ठीक है, विद कब लगता है कि जब कोई पर्सन किसी को टेक केयर करने के लिए साथ में चला होता है. जैसे कि अगर पेरेंट्स हैं, है ना, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं तो वहां पे आप क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे. अगर कोई फ्रेंड अपने किसी दूसरे फ्रेंड के साथ जा रहा है, मतलब +1 के तौर पे अगर आप यूज कर रहे हो तो अकम्पनीड विद बोलते हैं. अगर किसी को टेक केयर करते हुए जाते हैं तो वो अकम्पनीड बाय माना जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर अब विद तो आएगा नहीं क्योंकि बात किसकी हो रही है, पेशेंट की और उसके फ्रेंड की. तो यहाँ पे आंसर अपना क्या बनेगा, सी बनेगा. ठीक है, क्या करेक्शन होगी इसमें अगर करना चाहे तो, बाय. नेक्स्ट वन. अब देखो ये आ गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स. क्या है, शी इज सैड बिकॉज हर फादर टर्न डैश हर रिक्वेस्ट. वो उदास है क्योंकि उसके फादर ने क्या किया, उसकी रिक्वेस्ट मानने से इनकार कर दिया, है ना. अब देखो टर्न आउट, ही दिस प्रोजेक्ट टर्न आउट टू बी वेरी गुड. टर्न आउट मतलब टू कम आउट. अच्छा, टर्न ऑफ मतलब किसी चीज को बंद कर देने की सेंस में हम यूज कर देते हैं. टर्न अप मीन्स टू शो अप. और टर्न डाउन का मतलब होता है गाइस, इफ यू हैव टू टर्न डाउन इट मीन्स टू रिफ्यूज. ठीक है, तो इसमें आपका क्या आएगा, टर्न डाउन आएगा, विच मीन्स हर फादर रिफ्यूज्ड हर रिक्वेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमें इसमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट विच वन ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग. मतलब इन वर्ड्स के अब हमें क्या बताने हैं, मीनिंग बताने हैं. डिमाइस का मतलब क्या होता है, किसी का देहांत हो जाना, किसी की डेथ हो जाना. तो यहाँ पर आपका आंसर ए बनेगा. देखो जो वर्ड मीनिंग्स है ना वो तो बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर करने होते हैं, राइट. मंडेन. अब देखो अगर मैं कहती हूँ द लाइफ हैज बिकम वेरी मंडेन, आई डोंट हैव एनीथिंग मच टू डू. तो मंडेन का मतलब क्या होता है, लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग हो गई है. ठीक है, मंडेन अल्टीमेटली मीन्स बोरिंग. ऐसे वाले वर्ड्स ना आप अपनी रूटीन में यूज करना शुरू करो, उससे क्या होगा, आपको ये बेटर समझ आने लग जाएंगे. अच्छा, ये तो अब बोरिंग तो है नहीं हमारे ऑप्शंस पे, तो बोरिंग की जगह पे व्हाट आई कैन पिक, ऑर्डिनरी. कि कुछ भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्साइटिंग नहीं है, बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी है, बोरिंग है ना. वी डोंट हैव एनीथिंग मच टू डू. ओके, आई गेस यहाँ तक सीख हो गए होंगे. इजी था, इस बात का तो मुश्किल नहीं था. चलो अब ये आ गया पैराग्राफ. हम क्या करते हैं, एक बार पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, देन वी विल गो टू द क्वेश्चंस टू चेक कि क्या होना चाहिए. One day my friend Harish met me near Birla Market and called me over to his house for dinner. अब एक दिन क्या हुआ, मुझे मेरा दोस्त हरीश मिला और बिरला मार्केट के पास मिला और उसने मुझे अपने घर खाने पे बुला दिया. He said that there was someone very keen to see me and apologized for dragging me all the way to Jahangir Nagar for this purpose. अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि वो मुझे, देखो उसने मुझे अपने घर पे क्यों बुलाया डिनर पे. उसने कहा कि कोई मुझसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है, कोई बहुत ज्यादा मिलना चाहता है मुझसे, और वो खींचते खींचते मुझे अपने घर जहांगीर नगर तक ले गया. मैं भी अब क्यूरियस था और मैं भी चला गया. As we sat in the drawing room, he lost no time and called out. अब हम उसके ड्राइंग रूम में बैठे थे, उसने टाइम बर्बाद नहीं किया. उसने क्या बोला, रुखा, you may come in and have a look now.
उसने क्या किसी पर्सन को बुलाया रुखा नाम के, और उसने कहा आओ और देखो। अब एक पर्सन आया, दरवाजे पे खड़ा हो गया, उसने क्या पहना हुआ था, सिल्क शर्ट, वाइट धोती, ब्लैक कैप, चेन थी उसके नेक के आसपास, एंड हिज फिंगर्स वर अडोर्न्ड, अडोर्न्ड मतलब सजा होना, गोल्ड रिंग्स उसने बहुत सारी पहनी हुई थी। अब ना ही बीम्ड, बीम्ड का मतलब क्या होता है, स्माइल्ड, ठीक है, ही बीम फ्रॉम ईयर टू ईयर, एविडेंटली वेरी थ्रिल्ड, एविडेंट मतलब विच कैन बी सीन, मतलब वो दिख रहा था कि वो बहुत खुश है, वो मतलब बहुत बड़ी उसने स्माइल दी। विथ ग्रेट रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट। ये ना आप साथ साथ जब भी कुछ पढ़ो तो उनको लिख लिया करो, ठीक है, बाद में सर्च करके लिख लिया करो। With great reverence, he stood and stared at me without batting an eye. Batting an eye का मतलब क्या होता है, पलक झपकाए बिना वो बहुत रिस्पेक्ट से खड़ा हुआ, मुझे देखने लग गया। थोड़ी देर के बाद में क्या किया, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ही withdrew quietly after going. Withdrew मतलब वापस चला गया, going मतलब झुक करके, उसने मुझे झुक के रिस्पेक्ट से बुलाया और वो वापस चला गया। Then I came back to my house at Nirala Chowk. I kept wondering at the event. अब जब मैं अपने घर निराला चौक वापस आया तो मैं सोचता रहा कि हुआ क्या। अच्छा, वेयर वॉज द हाउस ऑफ द ऑथर, अब हमने पढ़ लिया कहाँ था, निराला चौक, ये तो हमारा गिवन ही नहीं ऑप्शन में, तो क्या आएगा यहाँ पे, नन ऑफ दिस। देन वेयर डिड हरीश लिव, अब यहाँ हमें ऊपर कहीं गिवन था, है ना, जहांगीर नगर में रहता था हरीश, जहाँ लेके गया, तो इसका आंसर ए आ गया, बहुत इजी स्टोरी थी। अच्छा, वाई डिड हरीश अपोलोजाइज, अब मुझे यहाँ पे एक वर्ड अपोलोजाइज मिल गया, मैं ये लाइन पढ़ रही हूँ, अपोलोजाइज फॉर ड्रैगिंग मी ऑल द वे, अब उसने वो मुझे खींच खींच के लेके गया ना, तो उसके लिए उसने अपोलोजाइज किया। अब हरीश ने अपोलोजाइज क्यों किया, फॉर ड्रैगिंग द ऑथर, बी आएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो बिल्कुल पक्की है। हरीश वॉज वेयरिंग अ गोल्ड चेन, हरीश ने गोल्ड चेन नहीं पहनी थी, दूसरे वाले मैन ने पहनी थी। जहांगीर नगर वॉज नियर बिरला मार्केट, अब क्या है, जहांगीर नगर बिरला मार्केट के पास था, चलो रखते हैं इसको। रुखा लिव नियर जहांगीर नगर, अब ये हमें पता नहीं क्योंकि रुखा तो एक मैन आया था। रुखा डिड नॉट से अ वर्ड, नाउ दिस इज करेक्ट, क्योंकि रुखा ने एक वर्ड नहीं बोला, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो आया, हंसने लग गया, फिर झुककर, मतलब उसने मतलब बहुत ज्यादा आदर से वो झुका, देख के चला गया, मतलब उसने कोई बात तो की नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पे, रुखा डिड नॉट से अ वर्ड। अब हम ये नहीं कह सकते जहांगीर नगर बिरला मार्केट के पास था, क्यों, क्योंकि हमें सेंटेंस में बता नहीं रखा, पैराग्राफ में हमें कुछ पता नहीं है, तो इसका आंसर आपका क्या आ गया, डी। अच्छा, why was the author invited to Harish's house? Someone wanted to see him. He was invited for dinner. He was curious to see. He was dragged. अब उसने इनवाइट क्यों किया, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि उसने इनवाइट डिनर पे किया, तो क्या आएगा यहाँ पर, एक मिनट, he said that there was someone very keen, हाँ उसने डिनर पे इनवाइट क्यों किया, क्योंकि उसको वहाँ पे कोई मिलना चाहता था, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, ए, someone wanted to see him, that is why he was invited for dinner. ओके, ठीक है, सो दिस वाज इट विद टुडेज टेस्ट। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत आई होगी तो अब आपको आंसर्स पता लग गए होंगे। अच्छा, अभी भी लेट्स से किसी चीज में कंफ्यूजन है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर ईच वन ऑफ योर डाउट्स। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम। हाँ जी, सत श्री अकाल जी ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। ਟੂ ਪਾਈਪਸ x and y can fill a cistern in 24 minutes and 32 minutes respectively. Both the pipes are open together. Then after how much time should y be closed so that the tank is full in 18 minutes? Okay, so guys ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 24, ठीक है जी। उरे लिखांगे जी तो पहला तो आप 24 ते आप 32 का एलसीएम लेना, जो कि आऊगा जी 96 आएगा जी। ठीक है जी, जो कि आएगा 96 लीटर्स लिखा जी उरे। ठीक है जी, 96 डिवाइड बाय 24 यानी +4 लीटर। एक की वैल्यू आई जी x दी,
ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ +3 ਲੀਟਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ x ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ y ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਟੈਪ y ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਇਟ ਮੀਨ x ਦਾ 18 ਦੇ 18 ਮਿੰਟ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ x ਦਾ ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ 4 ਹੈ ਤਾਂ x ਦਾ 18 ਮਿੰਟ ਵਰਕ, x ਦਾ 18 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ, x 18 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, x ਦਾ 18 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, 4 ਲੀਟਰ ਇਨਟੂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 18, ठीक है जी। तब 72 लीटर हो गया जी, 72 लीटर। क्लियर है जी। सो जे x ने 18 मिनट च 72 लीटर करता जी, ते बचा होया काम 96 लीटर चों 96 लीटर चों जे 72 लीटर x ने करता तो 24 लीटर किने करया होगा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 72 ਦਾ 72 ਲੀਟਰ ਹੈ x ਨੇ ਭਰਿਆ ਜੀ 18 ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ x ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, y ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, x ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ x 18 ਮਿੰਟ ਚ 72 ਲੀਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂਗਾ ਜੀ। ਜੇ 96 ਚੋਂ 72 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ 24। ਇਹ 24 ਕਿਹਨੇ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ, y ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ y ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 3, तो 24 ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ y ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 8 ਮਿੰਟ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ y ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ। 8 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ y ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸੋ 8 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। From a pack of 52 cards, 3 cards are drawn. What is the probability that it has one ace, one king and one queen? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ probabilities ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ denominator means total possible outcomes, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ 52 ਕਾਰਡਸ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਰਡਸ ਡਰਾਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਏਸ, ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਈਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਏਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਰੇ ਲਿਖੂੰਗਾ 4C1 ਇਨਟੂ 4 ਹੀ ਕਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 4C1 ਇਨਟੂ 4 ਹੀ ਕੁਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 4C1। ਸੋ ਗਾਇਸ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ 4 ਇਨਟੂ 4 ਇਨਟੂ 4 ਰਾਈਟ, 4C1 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 4 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਨੀਚੇ 52 into 51 into 50 है ना जी। ये चीज अपने क्लास से सीखी सी कि ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ओपन ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਦਿਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਰੇ 17 ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 25 ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 2s ਆ 2 26 ਦਾ। ठीक है जी। अगेन ये भी कट गया जी, कितना आ गया 13 आ गया जी उरे। सो गाइज कितना होगा जी 4 इंटू 4 16 हो गया जी उरे। बचा कितना जी 13 इंटू अपना कितना बचा जी 17, इतने 17 आऊगा जी उरे कितना बचा जी इंटू 25। क्लियर है जी। सो गाइज जो ये आ गया तो अपना सॉल्व करके आंसर कितना आ जाऊगा जी 16/5525। आई होप गाइज ये क्लियर है जी। Next question. 1 year ago, a father was 4 times as old as his son. In 6 year time, his age exceeded twice his age by 9 the ratio of their ages. ਹੁਣ ਗਾਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 1 year ago ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਨ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਦਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਜੀ 4। ਸੋ ਗਾਇਸ ਜਿਹੜੀ 4:1 ਹੈ, ਇਹ 4x ਤੇ ਮੈਂ 1x ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜੀ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 year ago ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਗਾਇਸ ਜੀ 1 year ago ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ 4x + 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 1x + 1 1x + 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ 1x + 1 ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ 4x + ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚ 6 ਸਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 + 6 ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ 7 ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਰੇ। ठीक है जी। 1 + 6 में सीधा 7 लिखना है। इतने में लिखूंगा 1x + 1 + 6 कितना लिखूंगा मैं, सीधा 7 लिखूंगा राइट। हुण वो की बोल रहा है जी इन 6 year his age exceed his twice by 10। हुण इत्थे देखो ਇਹਦੀ ट्वाइस करना पऊगा, पहला ਆਪਾਂ ਨੂੰ सन ਦੀ ਏਜ ਦਾ। ठीक है जी। इज इक्वल टू ठीक है ट्वाइस करांगे। ठीक है जी। प्लस की करांगे जी ਆਪਾਂ 9 करांगे। क्लियर है जी। प्लस की करांगे ਆਪਾਂ 9 करांगे, कितना आ जाऊगा जी 4x + 7 4x + 7 उरे कितना आ जाऊगा जी 2x + 14 + 9। ठीक है जी। सो गाइज इथों कितना आ जाऊगा जी 2x आ गया। ठीक है जी। सो गाइज ये 7 उधर चला जाऊगा जी, 7 उधर जाके 16 हो जाऊगा। x की वैल्यू कितनी आ जाऊगी जी 8 आ गई। सो गाइज जे x की वैल्यू 8 आ गई तो उन्हें प्रेजेंट एज की रेशियो पूछी है। गाइज इत्थे पुट करांगे जी x की वैल्यू नु इस इक्वेशन। सो कितना आ जाऊगा जी 33 रेशियो 33 रेशियो उरे कितना आ जाऊगा जी 9।
ठीक है जी। सो गाइज 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 11:3। ਸੋ गाइज आंसर ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ C ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। आई होप गाइज ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਏਜਿਸ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਦ ਐਵਰੇਜ ਵੇजेस ਆਫ 500 ਵਰਕਰ ਇਜ਼ 200 rupees ਬਟ ਇਟ ਵਰ ਲੇਟਰ ਫਾਊਂਡ that 2 workers the wages were wrongly put as 180। okay, so guys ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 500 workers ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ। 500 workers ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਵਰੇਜ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਗਲੀ ਪੁੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈਗਾ ਜੀ 180 plus 20 यानी 200 हो गया जी। 180 plus 20 कितना हो गया जी 200 हो गया। ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਓਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 80 plus 220 80 plus 220। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ were wrongly put as 180 ਤੇ 20 instead of 80 and 220। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਉਰੇ 200 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 300। ਸੋ ਜੇ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ 200 ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਮੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਮ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਟੋਟਲ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਮਾਰਕਸ ਆਪਣੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ 300 ਟੋਟਲ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ 100 ਦਾ। 100 ਮਾਰਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ ਜੀ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲਈ। 100 ਮਾਰਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਰਕਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 500। ਸੋ ਗਾਇਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਵਰੇਜ 0.2 ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, 0.2 ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਐਵਰੇਜ ਜੇ 200 ਹੈ ਤਾਂ 0.2 ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗੀ ਜੀ ਇਹ ਆ ਜੂਗੀ ਨਿਊ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ 0.2 ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲਿਖ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਐ ਲਿਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਗਾਇਸ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਜੀ A ਆਪਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ A ਆਪਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਫ ਦ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਈ, ਓਕੇ, ਸੋ ਗਾਇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 33.5% ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ 3/8। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3/8 ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 20% ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ 1/5। ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ 1/5। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਗਾਇਸ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ 8। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਰੇ 8 ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਚ 3 ਜੋੜੇ ਮੈਂ ਉਰੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ ਜੀ 11। 5 ਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈ, 1 ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 4। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 40। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਉਰੇ 44। ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ 4। ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ 4, ਕਿਸ ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ 40 ਤੋਂ into 100। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 10%। 10% ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ 10% ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਆਪਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। 37.5% ਸੀ ਮੀਨਸ 3/8 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 20% 1/5 ਹੋਗਾ। 8 ਹੈ ਤਾਂ ਉਰੇ 11 ਆਊਗਾ, 5 ਹੈ ਤਾਂ ਉਰੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 4 ਹੋਊਗਾ। ਉਰੇ 40 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਰੇ 44 ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ 4, ਕਿਸ ਤੋਂ 40 ਤੋਂ into this 10%, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। The average rainfall in the month of January and February is 6। 2 ਮੰਥ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਉਰੇ ਮੈਂ J ਲਿਖੂੰਗਾ, ਉਰੇ F ਲਿਖੂੰਗਾ ਜੀ ਫੈਬਰਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਮੀਨਸ 6 into 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 12 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਤੱਕ 4 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮਾਰਚ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 हो गए जी टोटल। ठीक है जी 4 हो गए। सो गाइस 4 into 5 कितनी होगी जी 20 होगी जी, कितनी होगी जी 20 होगी। उस तो गल करिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्तूबर। ठीक है जी 4 हो गए। 4 दी फिर एवरेज इतनी हुई है 10 तक कितना आ जाऊगा जी 40 आ जाऊगा। ओके ठीक है जी। सो नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है, नवंबर एंड दिसंबर कितना हो गया 6 into 2 कितना हो गया जी 12 हो गया। सो गाइज आप इन्होंने सारे ऐड करते हैं जी 60 10 84 आ गया। 84 12 मंथ होंगे ने तो एवरेज कितनी आ जाऊगी जी 7 आ जाऊगी। एवरेज कितनी आ जाऊगी जी 7 आ जाऊगी। आई होप गाइज क्लीयर है जी। ठीक है, एवरेज चैप्टर नाल रिलेटेड सीगा जी ये। In a classroom there like 30 models of sphere and cubes। 30 models ने जी sphere दे and cube दे। ठीक है जी। उस तो बाद जे मैं गल करा आपां नूं नहीं पता कि 30 मॉडल्स 30 मॉडल्स जिहड़े हैगे ने टोटल ने, आपां नूं ये नहीं पता कि जिहड़े 30 मॉडल ने, ठीक है जी, आपां नूं ये नहीं पता जिहड़े 30 मॉडल ने कि इन्हां चों भी अपने कोल स्फीयर दे किन्ने ने जी, अपने कोल स्फीयर दे किन्ने ने या फिर क्यूब दे किन्ने ने। तो टोटल नंबर ऑफ द सरफेसेस ऑफ द स्फीयर एंड द क्यूब इज 150। देयर आर हाउ मेनी स्फीयर। ओके गाइज, एक बार मान लो तुसी सारे दे सारे मॉडल स्फीयर दे ने, एक बार मान लो तुसी सारे दे सारे मॉडल जिहड़े ने जी क्यूब दे ने। ठीक है, हुण स्फीयर दा सरफेस 1 हुंदा जी, क्यूब दे किन्ने होणगे जी 6।
एक पास मान लो तुसी सारे दे सारे मॉडल्स क्यूब दे ने, एक पासे मान लो सफीयर दे ने। सो जे क्यूब दा एक हुंदा तां 30 आणगे, सॉरी सफीयर दा एक सरफेस हुंदा है, सफीयर दा एक सरफेस हुंदा तां 30 दे 30 मॉडल्स आपां 30 × 1 यानी 30। पर जे क्यूब दे 6 हुंदे ने तां 6 × 30 तां 6 × 30 टोटल सरफेसिस हो गए 180। ठीक है जी, ओवरऑल सरफेसिस आपां नूं 150 दिते होए सी जी। ठीक है जी, दिस इनटू दिस कितना आ गया जी 30, दिस इनटू दिस कितना आ गया जी 120, कितना कितना आ जाऊगा जी 1:4 आ जाएगा जी उरे। क्लियर है जी 1:4। सो गाइज हुण जे मैं गल करा टोटल सरफेसिस टोटल मॉडल्स अपने कोल कितने ने जी 30। सो 5 इज इक्वल टू 30, 1 इज इक्वल टू कितना आ जाऊगा जी 6 आ जाऊगा। सो 6 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ, this ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 24 ਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੇ ਹਾਊ ਮੈਨੀ there are how many spheres, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 6 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਗਾਇਸ there are how many sphere, ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 6 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। the weight of a 13 meter long iron rod is ਇੰਨਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਗਾਇਸ 13 ਮੀਟਰ ਆਇਰਨ ਰੋਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ 23.4 kg ਹੈ। 1 मीटर का कितना हो जाऊगा जी 23.4 अपॉन 13। उन्हें पूछा जी 6 मीटर का, तो मैं की लिखूंगा जी 23.4 अपॉन 13 इंटू कितना आ जाएगा जी 6 आ जाएगा। क्लीयर है जी। जो मैं गाइस इनू सॉल्व करूंगा, जो इस चीज़ को आप सॉल्व करांगे तो आंसर कितना आ जाऊगा जी 10.8। क्लीयर है जी 10.8 kg। ईजी क्वेश्चन से जी कर सकते सी बड़े आराम नाल जी। नेक्स्ट ABC are 3 partner in a business if twice the investment of A, की बोल रहा है जी twice the investment of A, thrice the capital, thrice of the capital of B। So guys A ratio B कितना आ गया जी अपने को 3:2 आ गया। कितना आ गया जी 3:2 आ गया, राइट। अगर गल करिए B is 4 times that of the C, B ratio C कितना हो गया जी 4 times of C हो गया। क्लियर है जी ये चीज 4 टाइम्स ऑफ सी हो गया। सो गाइज आप हम कुछ नहीं करांगे जी, इन्हों की रेशियो लिखांगे जी। ठीक है जी, रेशियो लिखांगे तो कितना आ जाऊगा जी 6:4:1 कंबाइंड रेशियो इन्नी आ गई जी। सो गाइज 11 हिस्से किहदे बराबर ने जी 5940 दे, एक हिस्सा किहदे बराबर आ गया जी 540 दे जी। उन्हें पूछा कि शेयर ऑफ सी का शेयर तो 1 ही है जी, तो आंसर कितना आ जाऊगा जी 540 ही आ जाऊगा। क्लीयर है जी ये चीज। ओके सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी आप। The average age of a 30 student of a class is 30 year. When the average age of the class of the teacher is also included, the average age of the whole class increases by 1 year। ठीक है जी। हुण इत्थे देखो अपने कोल 30 स्टूडेंट्स ने जी, अपने कोल कितने स्टूडेंट्स ने जी 30। हुण उन्हां दी जिहड़ी एवरेज है जी वो 30 ईयर है। 30 स्टूडेंट्स ने, ठीक है जी, 30 स्टूडेंट्स ने, उन्हां दी एवरेज कितनी है जी 30 ईयर है। एक टीचर आया जी, एक टीचर आया, 1 टीचर आ गया। ठीक है जी, एक टीचर आ गया जी। हुण एक टीचर जो आया ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ एवरेज इंक्रीज हो गई यानी 31 हो गई ओवरऑल। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਏਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ x, ਉਹਦੀ ਏਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 61 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 61 ਚੋਂ 31 ਗਏ 30, ठीक है जी, 31 चो 30 गए 1, इन्हां दोनों ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਥੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ। 30 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 30 ਸੀ, 1 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ x ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 0 ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 61 ਨਾਲ ਮੈਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। 61 - 31 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 30, 31 - 30 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 1। सो क्लियर है जी, आंसर के ना आ गया जी 61। नेक्स्ट ओके, exerts gives 1/3 of the capital to his elder son and remainder to his wife. The son invests portion in the simple interest 8%। ओके 8% लेता जी आपने पर एनम, एक पासे ओडे लाया 8%। ठीक है, मदर 11%। ओके 11%, ठीक है जी, बिल्कुल ओके जी उरे तक। ठीक है, आफ्टर 4 year the accumulated interest will be what % of exerts total distributed। ओके सो गाइज एक देखो इत्थे आपां नूं टोटल नहीं पता जी, ओवरऑल नहीं पता, बट उन्हें कहा 1/3। जे इन्हें 1/3 है तो जे 1/3 है तो ये की हो जाऊगा 2/3 हो जाऊगा। 3 ਨਾਲ 3 मैं उरे काट ही देना जी, 3 ਨਾਲ 3 मैं उरे काट ही देना। क्लीयर है जी ये चीज। सो गाइज हुण आपां एलिगेशन लगा लैंदे आ जी उरे, दिस माइनस दिस
11 माइनस x इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। सो इनू इत्थों लैके जावांगे, एरो देखियो जी, x माइनस 8 लिखूंगा जी मैं, x माइनस 8 इज इक्वल टू 2, आ वाला 2 जी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 22 माइनस 2x, ठीक है जी। उरे कितना आ जाऊगा जी, x माइनस 8 आ जाऊगा। सो गाइस कितना आ जाऊगा जी 3x, उरे कितना आ जाऊगा जी 3x, क्लियर है। 3x इज इक्वल टू 30, x की वैल्यू कितनी आ गई जी 10। गाइस यही जिहड़ा आया ना, x की वैल्यू है 1 साल का आया जी, ओ सॉरी जी, ठीक है। ये जिहड़ा 10 आया ना, एक मिनट जी, एक मिनट, हाँ ये जिहड़ा 10 आया ना जी 1 साल का आया, ठीक है जी। 1 साल का आ गया 10। सो उन्हें की पूछा जी अपने को 4 ईयर का पूछा, तो 4 इंटू 10, तो 4 इंटू 10% कितना आ जाऊगा जी 40 आ जाऊगा। क्लियर है जी, आई होप गाइज ये क्लियर है जी थानू, ठीक है जी। 1 साल का 10 आया तो 4 का कितना आ जाऊगा जी 40 आ जाऊगा। ओके नेक्स्ट है जी अपने को द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ द 2 पर्सन। ओके देयर आर 2 पर्सन, 1 पर्सन एंड सेकंड पर्सन, ठीक है जी। उन्होंने जी रेशो 15 साल पुरानी है, कितनी 15 साल पुरानी है जी 2:1, 2:1 है, 15 साल पुरानी है जी, ठीक है जी। ये चीज 15 साल पुरानी है, तो 15 साल पहला भी तो उन्होंने डिफरेंस कितना हो जाऊगा जी 10 साल का हो जाऊगा जी। जे अज उन्होंने डिफरेंस 10 साल का है तो 15 साल पहला भी 10 साल का ही होगा। एक हिस्सा किते बराबर आ गया 10 दे, 10 नूं 2 नाल कीता 20 आ गया जी, कौमा 10 नूं 1 नाल कीता कितना आ गया 10। ये किहड़ी उम्र आई जी, यही जिहड़ी उम्र आई है ना 15 साल पुरानी उम्र आई। तुसीं आप सोचो जे एक भाई दूसरे भाई तो 10 साल वड्डा है, जे एक भाई अज के टाइम च दूसरे भाई तो 10 साल वड्डा, तो 15 साल पहला भी तो 10 साल ही वड्डा होगा ना ये, ठीक है। गैप हमेशा की रहूगा जी, सेम रहूगा, ठीक है जी। सो गाइज उरे 15 साल का गैप सी, एज आ चुके 15 आपां ने इन्हां च ऐड कर देना, तो कितना आ जाऊगा जी 35 आ गया, उरे कितना आ जाऊगा जी 25 आ गया। हुण पुछ की रहा जी आपां नूं द प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डर सन, प्रेजेंट एज कितनी आ गई जी 35, प्रेजेंट एज एल्डर सन की कितनी आ गई जी 35। नेक्स्ट 53 is divided among A, B, C in such a way that A gets 7 rupees more than B, then that what B get and B get 8 rupees more than that of C। आप C तो शुरू करते हैं जी, C नू x रुपए मिले, ठीक है जी, तब B नू किन्ने मिलणगे जी, तब B नू किन्ने मिलणगे जी x plus 8, x plus 8, तो C नू किन्ने मिलणगे जी, C नू, ठीक है जी, C नू किन्ने मिलणगे जी x plus 8 plus 7, ठीक है जी। कितना आ गया जी 3x, 8 ਤੇ 8 16 ਤੇ 23 हो गया जी, उरे 16 ਤੇ 7 23, 53, ठीक है जी। आ 23 उधर चला गया, 3x इज इक्वल टू 30, x की वैल्यू कितनी आ गई जी 10 आ गई। सो गाइस जी x 10 आ गया तो a 10 आ गया, तो a 18 आ गया, तो 25 आ गया, तो उन्हें रेशो ही पूछी सी जी, ठीक है। तो आप की बोलांगे सब तो पहला इत्थे a आएगा जी, अपना की नाम है, इत्थे a आएगा जी, ठीक है। इत्थे प्लीज a कर लियो, बाय मिस्टेक मेरे तो C लिखा है सी। सो गाइस a रेशो b रेशो c कितनी आ जाएगी जी 25, 18 ते 10, तो आंसर कितना आ जाएगा जी 25, 18 ते 10। क्लियर है जी, की आंसर आ जाएगा 25, 18 ते 10। ओके ABC enter into a partnership and their capitals are in the proportion 1:3, 1:1/3, 1/4, 1/5। सो गाइस मैं की लिखूंगा A, B and C। सब तो पहला आप इन्हां दी रेशियो नूं सॉल्व करदे हां, 1/3 है, उरे 1/4 है जी, उरे 1/5 है। सो गाइज इहदा एलसीएम ले लो जी, पहला कितना आ गया 60 आ गया। सो गाइज रेशियो कितनी बन गई 20, 15 एंड 12। क्लियर है जी, 20, 15 एंड 12। सो हुण इत्थे मैं लिखूंगा जी 20, बट उन्हें ए ने की कीता जी, ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल एट द एंड ऑफ द 4 मंथ। 4 महीनों तक तो ये ठीक सी, उस तो बाद इन्हें हाफ कैपिटल कढ़ा ली जी, कितना हो गया जी 8 हो गया। क्लियर है जी। जे मैं गल करा बी दी, बी ने की कीता, कुछ भी नहीं करा, तो मैं की लिखूंगा जी 15 × 12। सी ने की करा जी 12 × 12। क्लियर है जी, सी ने की करा 12 × 12। क्लियर है जी ये चीज। सो गाइज इनू आप सॉल्व करते हैं, कितना हो गया जी उरे 80, 80 160 हो गया जी, 80 ऊपर 160 हो गया। उरे की लिख देने 15 × 12, इनू इदा ही रहने, कटिंग च ईजी हो जाऊगा जी। इत्थे भी लिख देने 12 × 12। सो गाइज जे आप गल करिए, आप इनू 4 के टेबल से कट लेने जी, ठीक है जी। हाँ 4 के टेबल से कट देने, 4 3s, ठीक है जी, 4 3s, 4 40s। आप इनू हुण कट रहे हैं जी बस, ठीक है जी, 40, 45 एंड 36।
कितना करके ऐड हो गया जी 11 हो गया 11 यानी 1 to 1 हो गया जी 1 to 1 ठीक है इतने 1 to 1 है जी ठीक है जी सो गाइस 1 to 1 हो गया 1 to 1 किदे बराबर है जी 847 दे क्लियर है जी 1 to 1 847 दे 1 पार्ट किदे बराबर आ जाऊगा जी 847 अपॉन 1 to 1 यानी 7 आ गया जी एक हिस्सा किदे बराबर आ गया जी 7 एक हिस्सा किदे बराबर आ गया 7 सो गाइस पूछा किहड़ा शेयर ਉਹਨੇ A ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪੁੱਛਿਆ सो जे एक हिस्सा 7 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ A ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 240 ਆ ਤਾਂ A ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 240 ਆ सॉरी 40 into 7 40 into 7 कितना हो जाएगा जी 280 40 into 7 कितना हो जाएगा जी 280 हो जाएगा सो गाइस बी ऑप्शन आ गया आई होप गाइस क्लियर है जी पार्टनरशिप दा क्वेश्चन सीगा जी ये नेक्स्ट क्वेश्चन ए रेक्टेंगुलर कारपेट हैज एन एरिया 120 ओके सो गाइस एरिया ਆਪਾਂ ਨੂੰ देता 120 ठीक है जी सो गाइस एरिया 120 देता ते पेरीमीटर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ देता जी 46 सब तो पहली गल ਤਾਂ ठीक है जी पेरीमीटर ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2l + b 2l + b ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 46 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ l + b ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 23 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 23 ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 23 ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ 120 ਹੋਵੇ ਸੋ ਗਾਇਸ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ l ਤੇ b 15 ਤੇ 8 ठीक है जी 15 ਤੇ 8 सोचो 15 ਤੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 15 ਤੇ 8 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 120 ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵੀ 23 ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ देयरफॉर ਡਾਇਗੋਨਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 17 ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੈ ਜੀ 8 15 ਤੇ 17 ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 17 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 120 ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 23 ਆਵੇ ਸੋ ਪਾਈਥਾਗੋਰੀਅਨ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਨਾਲ ਆਪਣਾ d ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 17 ਆ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ if the length of the diagonal of the square so diagonal of the square ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ √ of 2a so ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 6 √2 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ √2 ਨਾਲ √2 ਕੱਟ ਗਿਆ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 6 ਆ ਗਈ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ a² = 36 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ a² = 36 ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ okay so guys the radius of the wheel how many is 21 how many revolution will it make ठीक है जी will it make in 924 मीटर सो की बोल रहा जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਤਾ ਜੀ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 21 ਦੇਤਾ ਤੇ ਵੀਲਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰੂਗਾ ਜੀ 94 ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 924 ਮੀਟਰਸ ਦੇ क्लीयर है जी ये चीज सो गाइस जे मैं गल करा जी थोड़े कोल रेडियस सरकमफ्रेंस कितना आ जाऊगा जी 2πr आ जाऊगा सब तो पहले 2πr एक रेवोल्यूशन दा डिस्टेंस ठीक है जी तो 2 × 20π/7 ठीक है जी r कितना हो गया जी 21 हो गया सो गाइस इनू कटिंग करके कितना आ गया 3 सो गाइस एक रेवोल्यूशन दा डिस्टेंस कितना आ गया 132 सेंटीमीटर ठीक है जी 132 सेंटीमीटर एक रेवोल्यूशन दा आ गया ठीक है जी सो अपना जो टोटल डिस्टेंस है जी ट्रैवलिंग यानी जी टोटल डिस्टेंस वो कितना जी 924 मीटर है सो गाइज इनू मैं आप सेंटीमीटर च लिख लें इदा ठीक है जी सो गाइज हुण अपने रेवोल्यूशनस कढ़नियां ने तो मैं की लिखूंगा जी 92400 सेंटीमीटर आ गया जी नीचे कितना आ जाऊगा जी 132 पूरा 7 ते कट रहा जी ये ठीक है जी सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशनस कितनी आ गया जी 700 सो गाइज नंबर ऑफ रेवोल्यूशनस कितनी आ गया जी 700 क्लियर है जी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी द एरिया ऑफ द रिंग बिटवीन द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ठीक है जी हु सरकमफ्रेंस इज 88 सो गाइज इत्थे मैंने सर्कल 1 पा लिया जी उरे मैंने सर्कल 2 पा लिया पहला आप ਇਹਦਾ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ 88 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ that is 2πr ਉਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 132 that is 2π कैपिटल R ठीक है जी इत्थे मैं की लिख दूंगा r की वैल्यू की आ जाऊगी जी 88 × 7/44 उरे कैपिटल R की वैल्यू की आ जाऊगी जी 132 × 7/4 क्लियर है जी सो गाइस उरे मैंने कटिंग की कितना आ गया जी 2 आ गया तो r कितना आ गया जी 14 आ गया उरे मैंने कटिंग की जी 3 आ गया तो r कितना आ जाऊगा जी 21 आ गया प्लीज पहला उरे तक देखो स्मॉल r अपने कोल 14 आ गया जी कैपिटल R अपने कोल कितना आ गया जी 21 आ गया सो गाइस जे ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਹੂ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਈ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜੀ ਪਾਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ कैपिटल R² स्मॉल r² ठीक है जी स्मॉल r²
कैपिटल आर स्क्वायर ते स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर ते स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है जी। सो गाइस कितना होगा जी 22/7। उरे जे मैं गल करा आर इतने प्रॉपर्टी लगा दो जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दी कितना हो जाऊगा जी ए प्लस बी ए माइनस बी, क्लियर है जी। सो गाइस जे मैं इत्थे ऐड करा जी, ठीक है जी 14 ते 21 35 हो गया, 14 ते 21 35 हो गया, तो माइनस करके कितना हो गया 7, तो मैं सीधा ही लिखना एक बार 35 आ जाऊगा, एक बार की आ जाऊगा जी 7 आ जाऊगा, 7 नाल 7 कट जाऊगा जी, ठीक है 22/7 वाला 7 कट जाऊगा तो कितना आ जाऊगा जी 770। 35 नूं जे मैं 22 नाल मल्टीप्लाई करा कितना आ जाऊगा जी 770 आ जाऊगा। आई होप गाइस क्लियर है जी। ये नैक्सट क्वेश्चन करते हैं जी आपां। 3 सर्कल्स ने जी अपने कोल जिन्हां दा रेडियस कितना जी 3.5 है, ठीक है जी 3.5 है। ईच आर प्लेस्ड इन सच अ वे, 3 सर्कल्स ने जी जिन्हां दा रेडियस अपने कोल की है जी 3.5 है, उन्हां नूं आपां ने मतलब कि इस तरीके नाल करना है कि वो टच कर रहे होण लाइक इदां, ठीक है जी ये चीज़ इदां। आ जिहड़ा सेंटर तो दोहां दा रेडियस है मैं ऐ कर रहा, ये साइड बन जूगी जी, क्लीयर है जी ये चीज़ क्लीयर है 10, ठीक है जी। उस तो बाद की है द पोर्शन इनक्लोज्ड बाय द सर्कल, आ वाला पोर्शन है जी वो। सो गाइस जी 7.5 है 3.5 है तो ये भी 3.5 है, तो पूरी कितनी हो जूगी 7 हो जूगी, ये भी 3.5 है, ठीक है जी ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है जी, ये भी 3.5 है, क्लीयर। ये टोटल 7 हो गया, ठीक है जी 7 ਇਹ 7 ਇਹ 7 ਇਹ 7 ਇਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਕੁਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਸੈਕਟਰਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। ਇਕੁਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ √3/4 ਸਾਈਡ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 49, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ साइड अपने कोल कितनी आ गई 3.5 यानी टोटल कितनी आ गई 7 आ गई, ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ है 3 * एरिया ऑफ सेक्टर, 3 अपने कोल एरिया ऑफ सेक्टर ने, एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर पाई, ठीक है जी पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर जी पाई आर स्क्वायर। आर कितना जी अपने कोल 3.5 है, आर कितना जी अपने कोल 3.5 का स्क्वायर, ठीक है जी। उरे मैं लिखूंगा 3.5/10, ठीक है जी। एक बार होर लिखूंगा जी 3.5/10, ठीक है जी। अच्छा अगला अगर मैं गल करा जी अपने एंगल दी, एंगल कितना हो जाएगा जी 60 हो जाएगा, यानी 60 * 60 अपॉन यानी 360। सो गाइज उरो कट के कितना आ जाएगा जी 1/6 आ गया, उरो कट के कितना आ गया जी 1/6 आ गया। सो गाइज आ चीज़ है जी उरे 11 आ जाऊगी जी, उरे आ 6 कटिया गया, ठीक है जी। उरो एक बार इतों कटिंग हो जाऊगी जी कितना आ जाऊगा जी ये अपना 5 आ गया, उरे 2 आ गया जी। सो गाइस जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे, ठीक है जी जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे, इहनूं सॉल्व करके कितना आ जाऊगा जी 22.217, 22.217। जे मैं इहदी गल करां जी, जे मैं इहदी गल करां तां इहनूं सॉल्व करके कितना आ जाऊगा जी 19.25 क्योंकि लास्ट च 5 है जी, ठीक है जी। सो गाइस जो मैं माइनस करूंगा तो कितना आंसर आ जाऊगा जी ये 1.75 आफ्टर कैलकुलेशन मेरा यह आंसर आ जाऊगा, क्लीयर है जी ये चीज़। अच्छा एरिया ऑफ सैक्टर की जो मैं गल करा, एरिया ऑफ सैक्टर का फॉर्मूला की होंगे जी एरिया ऑफ सैक्टर, ठीक है जी। एरिया ऑफ सैक्टर का फॉर्मूला की होंगे जी पाई आर स्क्वायर θ/360 डिग्री। अपने को यह जे 3 सीगे, अपने को यह जे 3 सी तां मैं 3 नाल मल्टीप्लाई करिया। थीटा अपने को उरे कितना सीगा जी, थीटा अपने को उरे कितना सी 60 डिग्री सी, तां मैं 60/360 लिखा जी, क्लीयर है जी। आई होप गाइज ये क्लीयर है जी। ओके द एरिया ऑफ द ग्रेटर सर्कल विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 120, ठीक है जी हुज पेरीमीटर इज 120। सो गाइज जे मैं इस क्वेश्चन की गल करा तो इस क्वेश्चन च अपने कोल की आ, ठीक है इस क्वेश्चन की है कि अपने कोल एक सर्कल आ, ठीक है जी अपने को एक सर्कल है द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, ठीक है जी। आप पहले एक काम करते एक सर्कल बना, एक काम करते हैं जी अपन एक पहला सर्कल बनाने हैं जी लाइक दिस ऐदा, एक मिनट जी आप इन्हू ड्रॉ करते हैं जी ऐदा, ठीक है जी। ऐदा आप ड्रॉ करा, इत्थे एक अपने को स्क्वायर बना देने इत्थे, ठीक है जी। ऐदा कुछ करके अपने को एक ओह है जी स्क्वायर है, ठीक है जी एक स्क्वायर है जी अपने को, ठीक है वो अपन एक सर्कल बनाया है, ठीक है। हुण तुसीं ये चीज़ देखो जी उरे एक स्क्वायर है जी, ठीक है जी। हुण एक चीज़ देखो जी जिहड़ा दा पेरीमीटर है, स्क्वायर का पेरीमीटर हुंदा 4S 120 है, तो तुहानूं लगदा साइड कितनी आ गई जी अपने को 30 आ गई।
ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੋਊਗੀ 30, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਜੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ 30 ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ 30 ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 15, ਤਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ 30 ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 15। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਰਕਲ, ਯਾਨੀ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਜੇ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨੇ 22/7 ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ, ਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 15। ਸੋ ਗਾਇਸ 15 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਐਦਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ, the hypotenuse of a right angle isosceles triangle is 5। ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਈਸੋਸੈਲਸ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय 5। ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਾਨੀ 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 25/4, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6.25, 6.25। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ, ਐਨ ਇਕੁਏਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਕੁਏਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਐ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਏਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੁਏਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾ ਲਈ ਦੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਰਕ ਲਗਾਈ ਐਦਾਂ ਦੀ, ਲਾਈਕ ਐਦਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਰਕ ਲਗਾਈ ਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਕ ਲਗਾਈ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕ ਇਹ ਵੀ 1 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 1 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 1 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 1 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 1 ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 1 ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਜੀ A, B ਐਂਡ C, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਕੁਏਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੁਏਲੇਟਰਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਇਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਕੁਏਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, √3/4, ठीक है, अंडर साइड स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर मींस 2, 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਚੋਂ 3 ਸੈਕਟਰ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ, ਪਾਈ ਦੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਈਸ ਨੇ, ਪਾਈ ਆਰ, ਆਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 1, ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਮੀਨਸ 1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਮੀਨਸ 1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, 1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਥੀਟਾ ਹੋ ਗਿਆ 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ठीक है जी। सो गाइज उरो तो 1/6 आ गया, ये कट गया जी, तो √3 माइनस, ठीक है, 1/6 है, उरे 1/6 है जी, 1/6 हो गया, इतने कट के कितना आ जाऊगा 2 आ जाऊगा। सो कितना आ जाऊगा गाइज π/2 आ गया जी। सो ये आंसर आ गया जी √3 माइनस π/2। क्लियर है जी। अगेन एरिया ऑफ सैक्टर की होंगे जी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्लियर है जी ये चीज, आई होप गाइज क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्राइंगल विद द बेस 8 सेंटीमीटर हैज द सेम एरिया दैट ऑफ द सर्कल, सेम एरिया जी दे रखा है दैट ऑफ द सर्कल। जी हुण गल करिए द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज, ठीक है, दोनों का एरिया सेम है। सब तो पहला मैं लेट कर लेना जी जो एल्टीट्यूड है, ठीक है जी, एल्टीट्यूड है जी वो एक्स मान लें। हुण देखो उन्हें की कहा है, एक ट्राइंगल है जिसका बेस 8 है। सो गाइज मैं की रखूंगा हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, क्लियर है जी, इज इक्वल टू किहदे बराबर लिखूंगा जी पाई आर स्क्वायर दे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर दे बराबर लिखूंगा। हुण तुसीं ये देखो उन्हें बेस कितना देता 8 देता, ठीक है जी, हाइट आपां ने एक्स मान ली दी, पाई दी वैल्यू पाई च ही रखदे आ जी, आर स्क्वायर यानी 8 दा स्क्वायर, ठीक है जी, 8 दा स्क्वायर। हुण तुसीं ये देखो जी इत्थों जिहड़ी गल है आपां नूं जे मैं गल करां जी 8 अपने कोल किन्ने ने जी 2 ने, ठीक है, तां ए वाला 8 नाल ही कट गया। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाऊगी जी, एक उरे 8 पे हाले 8 इंटू 2 इंटू पाई। सो गाइज हाइट यानी एक्स आपां ने हाइट मनी सी, ऑल्टीट्यूड मनिया सी, तां कितना आ जाऊगा जी 16 पाई। क्लियर है जी ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ओके, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। जिहड़ा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड है जी, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड है वो ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ की है जी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, ठीक है जी, ट्वाइस करता जी, यानी जो L इंटू बी इंटू एच है, ठीक है जी, वो ट्वाइस है जी, ठीक है जी, L इंटू बी इंटू एच की है जी ट्वाइस है। सो गाइज आपां नूं L इंटू बी इंटू एच भी पता है पर आपां ने साइड कढ़नी है। सो गाइज मैं वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है जी, चलो इत्थे लिख लेना जी इज इक्वल टू ट्वाइस साइड क्यूब, ठीक है, इत्थे एक बार लिख लेना जी आपां साइड क्यूब। सो गाइज जी मैं गल करा क्यूबॉइड दे डायमेंशनस दी 9 हैगा जी, 8 हैगा, 6 हैगा जी,
ठीक है जी, उरे 2 है तो आपने साइड क्यूब रखना जी उरे, ठीक है जी। सो गाइस जे आप गल करिए जी इत्थे आप कटिंग कर दें 3 आ गया जी, कितना आ जाऊगा जी 216 आ गया, 216 आ गया तो साइड क्यूब आया, तो थोनू नहीं लगता क्यूब साइड क्यूब है, तो साइड कितनी आ गई जी 6 आ गई। सो गाइस जे साइड 6 आ गई उन्हें की पूछा जी सरफेस एरिया यानी 6a स्क्वायर होंदा जी, 6a स्क्वायर होंदा जी सरफेस एरिया, ठीक है जी। ए दी वैल्यू अगेन 6 है तो 6 × 36 कितना आ जाऊगा जी 216, कितना आ जाऊगा जी 216, 216 अपना ही आ गया, क्लियर है जी ये चीज। नेक्स्ट द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम इज 660, ठीक है जी। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ब्रैड्थ पता है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ब्रैड्थ देती, पर ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਟਵਾਈਸ ਹੈ ब्रैड्थ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ब्रैड्थ b ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਹ x ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ 2x ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਥ ਟਵਾਈਸ ਹੈ। ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 11 ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾइज ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 11 ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੈਂਥ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ 4 ਵਾਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ 4 ਵਾਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ 4 ਵਾਲਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਏਰੀਆ ਆਫ 4 ਵਾਲਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, प्लीज ध्यान नाल चेक करो जी। सो गाइज एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना होंगे, प्लीज ध्यान नाल देखो, ट्वाइस ऑफ L + B इनटू हाइट, ठीक है जी, इनटू की हो जाऊगा हाइट, ठीक है, इनटू की हो जाऊगा हाइट, किदे बराबर है जी, वो किदे बराबर है जी 660, किदे बराबर है जी 660। हुण जे मैं गल करां 2 L दी वैल्यू कितनी है जी 2x है, B दी वैल्यू कितनी है x है, ठीक है, B दी वैल्यू कितनी है जी x है, ठीक है जी। एक मिनट जी, x है, हाइट आपको 11 दी है, 660 है जी, ठीक है जी। इथों 22 आ गया, ठीक है जी, 22 मीनस 330 आ गया जी, 3x कितना आ जाऊगा जी 30x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई जी। उन्होंने पूछा की है जी अपने तो, उन्हें एरिया ऑफ द फ्लोर पूछा जी, आ 10 है जी, आ 10 है तो 20 होगी। सो ये चीज़ देखो जी, ए क्लीयर है जी, ये 10 है तो 20 होगी, तो एरिया कितना आ जाऊगा जी L × B, L × B यानी 200 आ जाऊगा जी, क्लीयर है जी ये चीज़। आई होप गाइस क्लीयर है। फॉर्मूला की गल होंदी जी मैंसुरेशन द वॉल्यूम ऑफ द सफीयर आपको दे रखा जी, कितना दे रखा जी 88/21 14 द क्यूब, वो किहदे बराबर है जी कर्व्ड सरफेस वॉल्यूम ऑफ द सफीयर। अच्छा ऑलरेडी पहला वॉल्यूम ऑफ सफीयर दे रखे, इथों आप पहला रेडियस कढ़ांगे जी। सो वॉल्यूम जिहड़ा हैगा जी वो कितना दे रखा जी 88/21, ठीक है जी, इंटू 14 द क्यूब, ठीक है जी, 14 द क्यूब दे रखा, क्लीयर है जी ये चीज़। सो गाइस जे मैं गल करा वॉल्यूम तो की हो जाता जी 4/3 πr³, पाई दी वैल्यू इत्थे आप पुट ही कर लेने जी, पाई दी वैल्यू होंदी है जी 22/7, ठीक है जी, r³ इत्थे मैं लिख देना जी। सो गाइस उरे दी मैं गल करा 88/21, ठीक है जी, 14 × 14 द क्यूब लिख लो बस, ठीक है जी। सो 14 द क्यूब लिख लिया, आवली चीज़ है, आवली चीज़ है, आवली चीज़ है, आवली चीज़ कट गई तो r³ दी वैल्यू 14 है, r³ दी वैल्यू मीनस 14 द क्यूब है। सो r दी वैल्यू कितनी आ गई जी 14 आ गई, ओके, r दी वैल्यू कितनी आ गई जी 14 आ गई। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सफीयर, जे गल करा जी मैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सफीयर दी, ठीक है जी। हुण कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सफीयर की हुंदा जी 4πr² हुंदा जी, ठीक है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया हुंदा जी 4πr², ठीक है जी। मैं गल करा जी 4 पाई दी वैल्यू कितनी होगी जी 22/7 r² यानी 14 × 14 हो गया जी, 14 × 14, ठीक है। इथों कट के कितना आ गया जी 2 आ गया, 14 × 14 सी जी उरे, ठीक है जी, 14 × 14 इत्थे जिहड़ी चीज़ है कट के कितनी आ गई जी 2 आ गई, ठीक है जी। कितना हो गया जी उरे, सो गाइस कितना हो जाऊगा जी 88 × 28, ठीक है जी। ए 40 कितना आ जाऊगा जी 88 × 28 हो गया जी, कितना आ जाऊगा जी 24/64, क्लीयर है जी। देखो इत्थे 8 है, इत्थे 8 है तो नैचुरली गल है 4 वाला आऊगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाऊगा जी 24/64, बट 4 वाले अपने को 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन ने तो आपको पूरा करना पऊगा जी, क्लीयर है जी। आई होप कि ये चीज़ क्लीयर है जी, राइट। चलो जी नेक्स्ट, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ने जी। इफ द हाइट ऑफ द कोन इज डबल, जे आप गल करिए कोन की हाइट मैं वधा दा, ठीक है जी। वॉल्यूम की हुंदा जी 1/3 πr²h हुंदा, ठीक है। इत्थे जे मैं इहदी नवीं गल करा जी 1/3 पाई, ठीक है जी, r², इत्थे जे मैं 2h करदा जी, ठीक है। हाइट मैंने की करती जी डबल करती, ठीक है। उही चीज़ है जी, ठीक है। पहली गल तो उही चीज़ है, कितना इनक्रीज होया वो चेक करांगे जी, कितना इनक्रीज होया, ठीक है जी। कितना पहली गल तो 2/3 हो गया, कितना इनक्रीज होया, इनक्रीज चेंज देखते हैं जी, परसेंटेज चेंज कितना इनक्रीज होया, उही 1/3 πr²h किस तो होया जी, अगेन उही 1/3 πr²h,
ठीक है जी, इंटू 100 एक कट गया जी, तो आंसर कितना आ गया 100, तो आंसर कितना आ गया जी 100%। क्लियर है जी। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ ए कॉनिकल टेंट इज 1232। वॉल्यूम देता जी उन्हें एक चीज देती है 154 एरिया ऑफ बेस। इथों आप रेडियस कढ़ांगे तो थोनू भी पता कोन का जिहड़ा बेस हुंदा पाई आर स्क्वायर हुंदा, दैट इज 154 है जी। ठीक है जी, इथों जी मैं गल करा पाई की वैल्यू पुट करूंगा जी, आर स्क्वायर लिखा है 154 है जी। ठीक है जी, आर स्क्वायर लिखा है तो आर की वैल्यू उरो सॉल्व करके मेरे को कितनी आ जाऊगी जी 7 आ गई। क्लीयर है जी, आर की वैल्यू 7 आ गई तो मैंने हाइट भी चाहिए है, तो आपको ऑलरेडी वॉल्यूम दे रखा जी, वॉल्यूम कितना दे रखा है अपना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी, कितनी दे रखी है जी पाई आर स्क्वायर एच कितना देता हुआ जी 1232 1232 22/7। ठीक है जी, 22/7 हो गया। आर स्क्वायर की वैल्यू 7 का स्क्वायर है, इतने मैं लिख देना जी 7, इतने आप मार्कर होर ले लें जी 7 इंटू एच। ठीक है जी, इतने आ कट गया, इतने आ कट गया जी। ठीक है जी, सो गाइज एच की वैल्यू कट दें जी आप कितने आ जाऊगी 1232 इंटू 3 1232 इंटू 3 अपॉन 22 इंटू 49। क्लियर है जी, इंटू 2 अपॉन 40, इतने 22 है जी। ठीक है जी, ये चीज की है 22 है 22। क्लियर है जी ये चीज। सो गाइज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया वॉल्यूम ऑफ, हाँ 1/3। ठीक है, वॉल्यूम जिहड़ा हैगा जी कोनिकल टेंट का दे रखा है, सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी, 7 नाल 7 कट गया, आप उदू मल्टीप्लाई कर लें जी। हुण मल्टीप्लाई करन तो बाद डिवाइड करन तो बाद जिहड़ी एच है वो 24 आ गई जी। ठीक है जी, एच कितनी आ जाऊगी जी 24। ठीक है जी, एच कितनी आ जाऊगी जी 24। रेडियस अपने को 7 है, एच अपने को 24 है जी। जो आफ्टर कैलकुलेशन तुसी करोगे, पर उन्हें पूछा की है जी, उन्हें एरिया ऑफ कैनवस पूछा, तो एरिया ऑफ कैनवस की हुंदा जी। ठीक है जी, एरिया ऑफ कैनवस की हुंदा जी पाई आर है। ठीक है जी, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਟ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 22/7, ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ 7। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਐਲ ਦੀ, ਐਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ ਹਾਈਟ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਯਾਨੀ 49 प्लस ठीक है जी 24 यानी 576 आ गया जी। क्लीयर है जी। सो गाइस ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 25 ਆ ਜੂ, 625 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 25 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। 625 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 25 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਮੇਰਾ कर्व्ड ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 550 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਜੇ 550 ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਫ ਦਾ ਕੈਨਵਸ ਇਜ਼ 2 ਮੀਟਰ ਵਾਈਡ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਲੈਂਥ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ L/B ठीक है जी 550 देता जी 550 मीटर देता। ठीक है जी ये मीटर स्क्वायर। हुण जे मैं गल करा विड्थ आपां नूं 2 दित्ती आ तां लेंथ पता करनी है। सो गाइस 550/2 ठीक है जी 550/2 तो तुहानूं लगदा आंसर कितना आ जाऊगा जी 275 आ जाऊगा। तो आंसर के फाइनल आंसर कितना आ जाएगा जी 275 लेंथ आ गई जी अपने को। ऑप्शन की आ जाऊगा जी डी ऑप्शन। ऑप्शन की आ जाऊगा डी ऑप्शन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस ऑफ द राइट प्रिज्म इज a right angle triangle whose sides are this if the total surface area of the prism is 360 and then its height is right। so guys total surface area ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ठीक है जी टोटल सरफेस एरिया की जो मैं गल करा की होगा जी प्लीज लेटरल सरफेस एरिया यानी प्लस ठीक है जी लेटरल सरफेस एरिया होगा एक तो जी एक होर की होगा जी ट्वाइस ऑफ की होगा जी ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। ठीक है जी ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस होगा। क्लियर है जी ये चीज। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म है जी अपने को ठीक है जी एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया इत्थे तुसीं लेटरल की बजाय कर्व्ड कर लो क्योंकि तुसीं कर्व्ड नूं ज़्यादा वो करोगे कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। ठीक है जी हुण जिवें आपां गल करिए जी ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस सारा कुछ ओके है जी ठीक है। सो अपनी हाइट कढ़नी है ठीक है जी आपां लेटरल सरफेस एरिया कितना दे रखा 360 दे रखा जी ठीक है जी 360 दे रखा। जे मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की गल करा तो कर्व्ड सरफेस एरिया की हो जाऊगा जी अपने को पेरीमीटर ऑफ बेस यानी 30 आ गया। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट होंगे जी कर्व्ड सरफेस एरिया की होंगे पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। जे मैं इत्थे गल करा दी इत्थे मैं गल करा दी हाफ ठीक है जी हाफ की हो जाऊगा जी अपने को उरे हाफ आ जाऊगा एरिया ऑफ बेस यानी 5 × 12 आ जाऊगा जी। क्लियर है जी ये चीज एरिया ऑफ बेस ठीक है जी। टोटल सरफेस एरिया मीनस ट्वाइस हाफ ट्वाइस रह गया जी अपने को इत्थे आपां 2 होर ऐड करांगे जी।
क्लियर है जी ये चीज। सो क्लियर है, इथे 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਗਿਆ बिकॉज इंटू 2 ਆਊਗਾ 60 ਆਊਗਾ, इधर आके कितना हो जाऊगा जी 300 हो जाऊगा जी, इज इक्वल टू 30 इंटू एच हो गया जी। सो जे मैं गल करा जी एच की गल करा तो एच उरे कितना आ जाऊगा जी मेरे को 10 आ जाऊगा। सो गाइज ये 2 क्यों पाया, बिकॉज अपना बेस ते बॉटम सेम होंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई पा के मैंने ए वाले 2 नाल ए वाला 2 कटता 60 आ गया जी, 60 इधर आके माइनस हो जाऊगा 300 हो जाऊगा, इतने मेरे को 30 लिखा हुआ है जी राइट। सो गाइज इतने 30 है, ठीक है जी। सो 30 यानी 10, हाइट कितनी आ गई जी 10 आ गई। आई होप गाइज क्लियर है जी। है नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20%, 50% मोर देन द थर्ड नंबर। लेट कर लेने जी आप अपना थर्ड नंबर लेट करें जी, थर्ड नंबर है जेड़ा लेट कर लिया जी, थर्ड नंबर है जेड़ा वो 100 है, ठीक है जी। लेट कर लिया थर्ड नंबर 100 है, ਇਹਦਾ 20%, फर्स्ट नंबर कितना आ गया जी 20 आ गया, थर्ड सेकंड नंबर कितना आ गया जी 50 आ गया। मोर है तो 120 आऊगा तो 150 आऊगा, जे मोर है लैस होंदा तो 80 आउंदा तो 50 आउंदा। हुण मोर बोलिया थर्ड, तो द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है जी। फर्स्ट नंबर 120 है, ठीक है जी। सेकंड नंबर हैगा जी अपना 150 है जी। मैं इनकी कटिंग करा 3 दे टेबल ते 3 4s आ 3 5s आ। सो गाइज आंसर कितना आ गया जी 4:5। आंसर कितना आ गया जी 4:5। आई होप गाइज थोनू मतलब कि जिन्ने भी अपने क्वेश्चंस डिस्कस किए सारे दे सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे जी। सो गाइज आई होप कि तुसी बहुत वधिया तरीके नाल तैयारी भी कर रहे होंगे पटवारी दी जी। सो गाइज जे इसे तरीके नाल तुसी होर बहुत कुछ सीखना चाहते हो तो डू ज्वाइन ज्ञानम, ठीक है जी। ऑफलाइन बैच भी है, ऑनलाइन बैच भी है, रिकॉर्डेड बैच भी है। सो तुसी कुछ भी परचेज कर सकते हो, रिकॉर्डेड बैच ਲਈ भी परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन बैच ते ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइज टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं जी नेक्स्ट मॉक टेस्ट दे नाल। थैंक यू सो मच।